बिना समझे हुए ये प्रश्न बन ही नहीं सकता है, गलत करके आइएगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम आए तो वहाँ पे बना दीजिएगा। बड़ी आसान है, यह शेड्यूल कुछ भारी नहीं है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ना, कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा तो बड़ी ही आसानी है। कैसे, चलिए बताते हैं। ध्यान से एक एक करके आप लोग समझिएगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। प्लस इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेज रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। चलिए करते हैं हम यहाँ पे शुरू। अब माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, हमारे सामने जो है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझिए। क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यह राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है हमारा। कंप्लीट वाला पढ़ाने जा रहे हैं ताकि कोई भी पूछ ले तो आप उसको छांट के आराम से बना ले। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक आपको जो है क्या बनाना है, सारणी बनाना है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से आपको चार्ट तैयार करना पड़ेगा। चार्ट में ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर में उम्र लिखना है, टीके का नाम लिखना है, मात्रा डोज लिखना है, समझ गए, रूट लिखना है, समझ गए, और बीमारी से बचाव के नाम लिखना है। तो देख लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर खड़ी हुई लाइन, यानी जो कॉलम है वह आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, ऐसे वाला, समझ गए, ऐसे वाला 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक पेज में बना लीजिएगा, समझ गए। अगर ये पूछ देगा बनाने के लिए तो एक पेज में यही बना दीजिएगा। खड़ी हुई लाइन 5 लाइन बना दीजिएगा, समझ गए, और ये 5 लाइन बना दीजिएगा। और इसी 5 लाइन में जो है आपको ऊपर में उम्र, टीके का नाम, मात्रा, सबसे पहले क्या लिखना है, उम्र लिखना है कि कब दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, ठीक है, उम्र हो जाएगा। कौन सा टीका दिया जाएगा, टीके का नाम यहाँ पे लिखेंगे। टीके का नाम लिख देंगे कि भाई वह कितना मात्रा, डोज कितना दिया जाएगा, डोज लिखा जाएगा। अब डोज के बाद जो है कौन से जगह पर देंगे, जगह का नाम लिखना है, और यह किस बीमारी से बचाएगा उसका नाम इधर लिखेंगे। तो यही 5 होता है। क्या लिखेंगे, उम्र लिखेंगे ऊपर में, सबसे पहले टीके, कौन सा टीका दिया जाना है उसका नाम रहेगा, उसका मात्रा डोज रहेगा, उसका जगह मार्ग रहेगा, किस मार्ग से देंगे, और बीमारी होने वाले जो है इससे बचाव होगा उसका नाम रहेगा। तो ये 5 आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। अब शुरू होगा आपका टीकाकरण का बनावट। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। अब सबसे पहली बात आता है माय डियर कि कंप्लीट टीकाकरण सारणी आप बनाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको गर्भवती महिला के लिए पहले लिखना पड़ता है, समझ गए। क्योंकि ये जो सारणी है, कंप्लीट सारणी आपका जो होता है उसमें प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी रहता है, समझ गए, दूसरा आपके शिशु के लिए रहता है, और तीसरा आपके बच्चे के लिए रहता है। ये तीनों मिला के जो है आपको, और किशोर अवस्था में भी जो है 16 वर्ष की उम्र पर भी पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका ये चारों का मिला दीजिएगा ना, तो जाके यह कंप्लीट आपका बन जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, समझ गए। चलिए अब आपको सबसे पहले ये जब आप हेडिंग बना लीजिएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। हेडिंग बना लीजिएगा तो अब आपको नीचा में क्या मारना है, गर्भवती महिला के लिए। अब कंप्लीट शेड्यूल में सबसे पहले गर्भवती महिला होगा, क्योंकि सबसे पहले तो गर्भहीन है ना, उसके बाद में बच्चा आएगा। तो पहले गर्भवती महिला के लिए जो है आपको ऐसे तो 3 जो है पड़ता है टिटनेस का, लेकिन कम से कम 2 जरूर पड़ता है, समझ गए। पहला होता है गर्भ के शुरुआत में ही, जैसे गर्भ के स्टार्टिंग में ही, समझ गए। पहला जो टिटनस का टीका होता है, टीटी का मतलब होता है टिटनस टॉक्साइड, समझ गए, टिटनस टॉक्साइड। ये जो आपका होता है, यह जो है टिटनस टॉक्साइड है ना यहाँ पे, यह जो है आपके TT1 होता है, जो स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी के दिया जाता है, समझ गए। इसका जो मात्रा होता है 0.5 ml होता है। कहाँ दिया जाता है, मांस में, IM में दिया जाता है। और टीटी का यह टीका टीटी रोग से भी बचाता है, टिटनस रोग से बचाता है, समझ गए, क्योंकि इस समय महिलाओं में टिटनस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, समझ गए। अब एक गर्भ अवस्था के स्टार्टिंग में, शुरुआती में लग गया, तो अब उसके बाद जो दूसरा टीका टीटी का लगाएंगे वह टिटनस 1 के, मतलब इसके लगने के 1 माह के बाद लगाएंगे, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि एक टीटी लगा दिए फिर दूसरा टीटी 15 दिन के बाद ही लगा देंगे, नहीं, एक के लगने के बाद टिटनस के एक TT1 के 1 महीने के बाद जो है दूसरा लगेगा, समझ गए। तो यह TT2 हो जाएगा जो 1 महीने के बाद लगेगा, और बाकी सब चीज़ वही रहेगा, मात्रा ये इतना ही दिया जाएगा, IM के द्वारा ही, टिटनस टॉक्साइड के द्वारा ही। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा कि टिटनस टॉक्साइड जो है 1 लगने के कितने दिनों के बाद टिटनस 2 जो है लगता है, तो 1 महीने के बाद, समझ गए। मान गए प्रेगनेंसी के 3 महीना हो गया, समझ गए, 3 महीना हो गया। अब 3 महीना हो गया
तो 3 महीना पर एक पहला लग रहा है, समझ गए, प्रेगनेंसी होने के। तो 1 महीना तीसरे महीना पर ये लग गया, तो अब जो दूसरा टीका लगेगा वह 4 महीना के बाद लगेगा, क्योंकि 1 महीना के बाद लगना है दूसरा, समझ गए ना। का कितना मात्रा देना है, 0.5 ml IM के द्वारा, और टीटी रोग से, टिटनस रोग से यह बचाता है, समझ गए। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के लिए। अब एक आता है यहाँ पे बूस्टर डोज भी इसका आता है, समझ गए, टीटी का बूस्टर डोज भी आता है। तो वो आपका जो है बूस्टर डोज वाला जो बातें हैं वो आपके जो है नया जो आपका सबसे लेटेस्ट जो आता है उसमें दिया गया है, समझ गए। बाकी इतना समझ लीजिए, TT1 TT2 जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो ये आपका हो गया गर्भवती महिलाओं के लिए। अब आगे हम चलते हैं बच्चों के लिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए समझना कितना आसान है, गर्भवती महिला के लिए समझ गए। अब इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको भी इसी तरीक़ा से बच्चा के शुरू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों यानी शिशु के लिए, समझ गए, शिशु के लिए। तो शिशु के लिए चूँकि हम जानते हैं शिशु का उम्र जो है 1 से कितना 0 से 1 वर्ष का बीच इन्फेंट होता है, शिशु होता है, समझ गए ना। तो 1 से 0 से 1 वर्ष भी आपसे जो है टीकाकरण में पूछ देगा। तो 0 से 1 वर्ष कहाँ से बनाएंगे, जन्म से, समझ गए। अब देखिए जन्म के समय एट ए बर्थ टाइम बच्चे में कौन कौन सा टीका लगता है, ध्यान में रखिएगा। BCG का लगता है, OPV, समझ गए, ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B। यह 3 टीका होता है जो जन्म एट ए बर्थ टाइम दिया जाता है, समझ गए ना। तो एट ए बर्थ टाइम जो होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। एट ए बर्थ टाइम जो टीका दिया जाता है वह 3 है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, यानी बैसिलस कॉलमेंट-ग्यूरिन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B। जन्म जैसे ही बच्चा लेता है ये तीनों टीका देनी चाहिए। अब रही बात मात्रा की, तो माय डियर BCG का जो मात्रा होगा वह 0.05 ml होता है, समझ गए। जन्म के समय इतना दिया जाता है एक बच्चे में, तो यह मात्रा याद रखिएगा। बाकी कहीं भी आपको जो है 0.5 ml ही लिखना है, समझ गए, दूसरे टीका में। जैसे देख लीजिए OPV है तो पोलियो है तो भाई तो इसको तो बूंद में दिया जाता है, तो यह जो है 2 बूंद होगा, और बाकी जो है हेपेटाइटिस B का 0.5 ml दिया जाता है, समझ गए। और ये जो हमारा BCG होता है ID इंट्राडर्मल मार्ग से दिया जाता है, समझ गए। और पोलियो का जो है 2 बूंद मुंह से पिलाया जाता है तो ओरल होगा, और बाकी हेपेटाइटिस B जो है मांस में IM में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया BCG TB के लिए होता है, और OPV पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस B जो है हेपेटाइटिस से बचाता है। तो रोग के तो आपको पता ही होगा, आप ये भी चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब जन्म के समय यानी 0 ईयर पर ये सब दिया जाता है, इसको आप लोग समझ गए। आगे है 6, 10, 14। देखिए अब ये जो टीका होता है ना, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 6, 10, 14 ये चीज़ को याद रखिए। 6 सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14 सप्ताह, छठा, 10वां, 14 सप्ताह, समझ गए। सब में एक जैसे होगा, समझ रहे चीज़ों को, सब में एक जैसे होगा। 6वें सप्ताह जन्म के समय एक पड़ जाएगा, तो उसके बाद अब कब पड़ेगा, 6वें सप्ताह यानी 1.5 महीने पर। 6वां के बाद कब पड़ेगा, 10वें सप्ताह। 10वें के बाद कब पड़ेगा, 14वें सप्ताह। मतलब इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस। 6, 10, 14 ऐसे याद रखिएगा सप्ताह में, ठीक है, जन्म के बाद। तो आप देखिए 6ठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह में जब जाता है ना, तो ये जो BCG, OPV और हेपेटाइटिस B जो पड़ा है, यह जो है आपका 1, 2 और 3 करके आ जाता है, समझ गए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 0 शुरू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे सीधा सीधा ये सब नाम था। अब उसके बाद 6ठे सप्ताह में आया तो 1 नाम पड़ गया, समझ गए। 10वें में आया तो 2 नाम पड़ गया, 14वें में आया तो 3 नाम पड़ गया, समझ रहे ना हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे चीज़ों को जी। तो देखिए अगर जन्म के समय अगर किसी को BCG का टीका अगर नहीं दिया गया हो, माय डियर, मान गए भूल से या किसी कारण से अगर जन्म के समय BCG का टीका किसी बच्चे में अगर नहीं दिया गया हो, तो BCG का टीका हम 6वें सप्ताह में देते हैं, और वह जो है 0.1 ml होता है। अगर हम 24 घंटे के अंदर कभी भी बर्थ के समय टीका BCG का नहीं दिए है ना, तो आगे हम कभी भी 1 साल के अंदर में BCG का टीका दे सकते हैं, और 1 साल के अंदर में कभी भी देते हैं तो वह 0.1 ml देते हैं, समझ गए। लेकिन अगर जन्म के समय देते हैं तो 0.05 ml देते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है।
तो यही चीज़ें यहाँ पे कहता है BCG यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो तो BCG अब 6वें सप्ताह पर दे सकते हैं या फिर 10वें सप्ताह पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे कि आगे नहीं दिया गया हो, पहले नहीं दिया गया हो कभी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे BCG अगर मान गए दे दिया गया हो इतना तो ठीक ही है, अगर नहीं दिया गया हो तो 6ठे सप्ताह में हम दे सकते हैं और उसका मात्रा जो है बढ़ जाएगा 0.05 ml से बढ़कर 0.1 ml हो जाता है। बाकी रूट यही है, बीमारी वही है, समझ गए, सिर्फ चेंज होता है आपके इसी डोज में। ओके, अब रह गई सब चीज़ एक समान है, सब चीज़ सिर्फ बढ़ क्या जाता है 6वें सप्ताह से DPT का एक वैक्सीन इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। एक जो है आपके DPT का वैक्सीन जो है आपके इंक्लूड हो जाता है। ओके, DPT का वैक्सीन जानते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, तीनों का एक साथ जो है टीका लगता है। अब यहाँ पे DPT 1 है, OPV 1 है, हेपेटाइटिस B 1 है, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला लग चुका है तो यहाँ पे 1 से ही शुरू होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि सिर्फ जो पीने वाला है वह 2 बूंद होगा, बाकी जो इंजेक्शन के रूप में है उसका सब का मात्रा 0.5 ml होगा, सिर्फ BCG का छोड़कर, समझ गए, BCG का छोड़कर बाकी सब का मात्रा 0.5 ml है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा क्योंकि BCG का अलग डोज है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ भी जो है आपका हेपेटाइटिस का 0.5 ml था, यहाँ भी हेपेटाइटिस और DPT का 0.5 ml है, ठीक है। बाकी मार्क भी यहाँ पे वही है, IM है, तो मार्क भी जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्क IM भी है, डोज में भी 0.5 ml है, समझ गए। बीमारी क्या चीज़ से बचाता है पता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, एक चीज़ को समझिए, जन्म के समय जो है BCG लगता है, समझ गए, OP भी लगता है, समझ गए, और हेपेटाइटिस B लगता है। लेकिन जैसे ही 6ठे सप्ताह में जाते हैं तो 6ठे सप्ताह में अगर BCG नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो 6ठे सप्ताह में BCG देंगे, वहाँ पे डोज जो है 1 ml हो जाता है, ठीक है। और रही बात अब जो एक नया वैक्सीन 6ठे सप्ताह में आता है वह DPT हो जाएगा, और बाकी के जो ऊपर सब दिए हैं वह भी सब रहता है, तो 1 करके आ जाता है। फिर जब 10वें सप्ताह में चलेंगे तो सारा चीज़ सेम रहता है, बस इसको 2 कर देना है। 14वें सप्ताह में जाएंगे तो इसको 3 कर देना है, बाकी जो है आपका डोज वूज सब जो है रूट सब यही रहता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ समझ गए कि जन्म के समय, फिर उसके बाद 6ठे, फिर 10वें, फिर 14वें सप्ताह, बाकी कौन कौन सा वैक्सीन दिया गया है। 6ठे जन्म के समय आता है ना, तो 6ठे सप्ताह में जो जाता है वैक्सीन तो वहाँ पे एक नए वैक्सीन DPT आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सब जन्म के समय वाला ही रहेगा और सब में 1 कर देना है 6ठे में, 10वें में जाएंगे तो 2 कर देना है, ठीक है। 14वें में जाएंगे तो थर्ड कर देना है सब में, बाकी डोज सब में एक ही रहेगा, रूट एक ही रहेगा, बीमारी से बचाएगा तो एक ही रहेगा, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को, हमारे बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आपको 14 सप्ताह तक समझा चुके हैं, समझ गए। तो 14 सप्ताह के बाद जो है अब सीधा कब लगेगा, 9वें माह में। अब आपको पता होगा, समझ गए, 9वें माह से लेकर हम जो है 9वें माह से लेकर जो है आप इस चीज़ को समझिए, जो 9वें माह में जो होता है, 9वें माह में खसरे का टीका, जिसको मिजल्स कहते हैं, खसरे का टीका लगता है, समझ गए, 9वें माह पर। और उसके साथ में एक और आ जाता है विटामिन A का घोल, समझ गए। 9वें माह में जो खसरे का टीका लगता है, डोज तो उसका वही होता है 0.5 ml, समझ गए, 0.5 ml, चूँकि यह एक इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। तो इंजेक्शन वाला जितना है ना, सिर्फ BCG के छोड़ के बाकी सब का 0.5 ml आँख बंद करके लिख दीजिएगा। और बाकी पोलियो है तो पीने वाला ही है, तो उसका तो 2 बूंद है ही, समझ गए ना। तो खसरे का टीका 0.5 ml, और बाकी यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, आपको पता है, यह मिजल्स से बचाता है, समझ गए। विटामिन A का घोल ही 9वें महीना में या 1 लाख यूनिट दिया जाता है, और मुंह के द्वारा यह दिया जाता है, ओरल द्वारा, समझ गए ना। विटामिन A की कमी से होने वाले बीमारियों को बचाता है, ठीक है। तो यह 9वें महीना पर क्या याद रखिएगा, 14वें सप्ताह के बाद सीधे क्या लिखिएगा, 9वां माह, 9वें माह के समय पर, 9वें माह में खसरे का टीका और विटामिन A का टीका। कितना डोज, 0.5 ml, 1 लाख यूनिट 9वें माह पर। यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, यह मुँह से दिया जाता है, ओके। अब 9वें माह के सीधा बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 15वां माह, तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर। अब माय डियर होता यह है कि 9वें माह के बाद जो है सीधा हम क्या कब देते हैं, 15वें माह, ठीक है। 15 माह से लेकर
6 वर्ष तक जो है प्रत्येक 6 महीने पर, समझ गए, प्रत्येक 6 महीने पर जो है क्या किया जाता है, विटामिन ए का घोल देते रहता है, समझ गए। एक तो 9वें माह में पड़ जाएगा 1 लाख यूनिट, समझ गए ना, विटामिन ए का घोल। अब इसके बाद 9 माह के बाद 6 महीने के बाद 15 महीने के जब उम्र हो जाएगा, 15 महीने पर, तो एक जो है आपका 2 लाख यूनिट विटामिन ए का घोल पड़ जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 महीने पर, प्रत्येक 6 महीने पर जो है आपको क्या होगा, यह घोल पड़ते रहेगा, समझ गए ना। तो वही लिखा गया है, एक तो 15 माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर यह चीज़ें जो है विटामिन ए का घोल 2-2 लाख जो है यूनिट में मिलता रहेगा। ओके, चलिए, ए हो गया। अब यहाँ पे आता है मेरा 16 से 24 माह, ये तो आप समझ गए। अब आता है मेरा 16 से 24 माह। 16 से 24 माह का एज पर, समझ गए ना, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 16 से 24 माह का जब बच्चे का एज होगा तो वहाँ पे क्या लगता है, डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, समझ गए, डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर। चूँकि हम लोग देखे हैं डीपीटी का जो है डोज 0.5 ml है तो वही रहेगा, आईएम के माध्यम से तो वही रहेगा, रोग बचाता है इन रोगों से तो यही रहेगा, समझ गए। ओपीवी बूस्टर है तो यह जो है पोलियो है, 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो रोग से। तो 16 से 24 माह के एज पर जो है आपके बूस्टर डोज लगता है, याद रखिएगा किसका, डीपीटी का, ओपीवी का। ओके, आगे चलिए। अब आता है 5वें वर्ष। 5वें वर्ष पर माय डियर जो है वह डीटी का टीका लगता है, समझ गए, यहाँ पे पी हट जाता है, सिर्फ डीटी रहता है, समझ गए ना, डीटी रहता है 5वें वर्ष पर। और यह जो है आपको 0.5 ml होता है और यह जो है आईएम माध्यम से दिया जाता है और जो है यह डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाता है, समझ गए। चूँकि डीपीटी हमको पता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, तो इसमें से पी हट गया तो डिप्थीरिया और टिटनेस ही सिर्फ न रहेगा, तो बाकी हम लोग जानते हैं डीपीटी का टीका जो है 0.5 ml आईएम मार्ग से देते हैं। ओके, चलिए, 5 वर्ष हो गया। अगर आपसे सिर्फ 0 से 5 वर्ष पूछेगा तो यहीं तक बनाना है, 5 तक ही। 10 तक पूछेगा तो सिर्फ 10 तक ही बनाना है, अगर कंप्लीट पूछेगा तो 16 तक बना देना है, समझ गए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए, ये चीज़ हो गया। 5 वर्ष हो गया, डीटी का टीका। 10वें वर्ष पर टीटी का टीका मिलता है और यह 0.5 ml होता है, आईएम माध्यम से मिलता है और यह टिटनस टॉक्साइड होता है, समझ गए। और 16वें वर्ष पर यह टीटी का टीका ही मिलता है, 0.5 ml होता है, यहाँ पे आईएम होगा और यह जो है टिटनस टॉक्साइड होता है। तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान है। सबसे पहले आप एज याद रखिए, यह एज याद रखिए, ठीक है। एज अगर आपको याद है माय डियर तो आप बड़ी ही आसानी से काम को कर सकते हैं। मैंने पहले बताया, पहले 2 प्रेग्नेंट वोमेन के लिए टिटनस का पड़ता है, समझ गए, डोज वही है 0.5 ml और आईएम में, ठीक है। उसके बाद शिशु के लिए, बच्चे के लिए स्टार्ट करेंगे तो जन्म के समय 3 टीका, बीसीजी, ओपीवी, ठीक है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, ये जन्म के समय। उसके बाद जन्म के बाद हम लोग चलते हैं 6ठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे एक आ जाता है आपका डीपीटी, नया वैक्सीन आ जाता है जो कि हम लोग 0 दे चुके हैं ऊपर में, तो यह 1 से शुरू होता है। हेपेटाइटिस बी भी 1 होगा, ओपीवी भी 1 होगा, समझ गए ना। तो यह सब 1-1 हो जाएगा। और एक अगर बीसीजी पहले नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो यहाँ पे दिया जाएगा और वहाँ पे डोज 0.1 ml हो जाता है, ऊपर वाला से बढ़ जाता है। तो 6ठे सप्ताह पर ये हो गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो फिर आगे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 1-1 हो गया तो यहाँ पे यही वैक्सीन सब 2-2 जो है दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो 14वें सप्ताह तो यही वैक्सीन सब 3-3 थर्ड जनरेशन के तौर पर हो जाएगा। बाकी डोज रूट सब तो यही होगा, ठीक है। अब 14 तक हम दे देंगे तो हम जानते हैं कि 9वें माह पर मीजल्स, खसरा का और विटामिन ए का दिया जाएगा। खसरा का डोज होगा 0.5 ml ही होगा। सब क्यूटेनियस मार्ग, सिर्फ मार्ग चेंज हो जाएगा, वह सब क्यूटेनियस हो जाएगा, समझ गए। बाकी विटामिन ए है तो यह 1 लाख है, समझ गए। चलिए, अब 9वें माह है तो उस 9वें माह के बाद हम लोग सीधे चलेंगे 15वें माह तथा 15 से लेकर 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। तो उसको जो है इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हम लोग 15 माह के बाद चलेंगे 16 से 24 माह में 2 चीज़ का बूस्टर डोज लगता है, एक डीपीटी का और एक ओपीवी का, समझ गए। एक डीपीटी का बूस्टर लगता है और एक ओपीवी का बूस्टर लगता है, कब, 16 से 24 माह में बच्चे को, समझ गए। और यह डीपीटी का बूस्टर होता है, आप जानते हैं 0.5 ml आईएम द्वारा और रोग से बचाता है इन रोगों से।
ओपी भी है तो आपको पता है ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो से बचाता है। अब 16 से 24 माह याद रख लिए तो अब झंझट हो गया खत्म। अब सिर्फ एक बचता है 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष। 5 वर्ष में है डीटी का टीका, यहाँ से डीपीटी में पी हट जाता है, सिर्फ जो है डिप्थीरिया टिटनेस का लगता है और यह आईएम के माध्यम से ही है, डोज उतना ही है 0.5 ml ही। ओके 10 वर्ष की बात किया जाए माय डियर तो टीटी का ही, 16 वर्ष में बात किया जाए तो टीटी का ही लगता है और यह 5 ml आईएम टिटनस टॉक्साइड और यहाँ पे आपका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन समाप्त होता है। तो जो लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, अगर इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आराम से पकड़ सकते। अब देखिए आपसे पूछ देगा कि किस उम्र पर जो है डीपीटी का बूस्टर लगता है, तो देख लीजिए आपके सामने में है 16 से 24, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा कि जो है टिटनस टॉक्साइड का जो है कितना जो है मतलब किस मार्क से देते हैं, तो आईएम मार्क से देते हैं। पूछ लेगा मीजल्स का किस मार्क से देते हैं, तो सबक्यूटेनियस मार्क से। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। परामर्श के तकनीकों का वर्णन करें, डिस्क्राइब टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। या ऐसे पूछ सकता है कि परामर्श में नर्स की भूमिका को बताएं। समझ गए, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछता भी है कि परामर्श में काउंसलिंग में नर्स की क्या क्या भूमिका हो सकती है बताइए, या टेक्निक्स बताइए कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या तकनीक होता है, इसको वर्णन करना है। काउंसलिंग क्या होता है आप लोग को पता है। काउंसलिंग के मतलब होता है कि आपको सही चीज़ें के बारे में जानकारी देना, आपको अच्छे रास्ता दिखाना, आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो आपको उसमें मदद करना। आप बीमार हैं और आप इस चीज़ को निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको काउंसलिंग करवाना चाहिए। समझ गए ना। असमंजस की स्थिति होने पर व्यक्ति को एक अच्छी राह दिखाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं परामर्श। समझ गए, परामर्श के लिए क्या क्या जो है एक नर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए या एक क्या तकनीक होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए टेक्निक होनी चाहिए, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से एक नर्स को भी जो है क्या क्या जो है परामर्श देने में क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या क्या तकनीक अपनानी चाहिए, चलिए देखते हैं। मरीज की सुरक्षित व स्वास्थ्यवर्धक वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अब एक नर्स का ये दायित्व बनता है कि वह परामर्श में एक जो भी मरीज आए, जो भी रोगी आए, जो भी पेशेंट आए, चूँकि हेल्थ के सेक्टर में है, नर्स के सामने कोई मरीज ही आएगा ना, तो कोई भी मरीज आए तो उसको परामर्श देने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सुरक्षित और उसके स्वास्थ्य के हिसाब से वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। फर्स्ट पॉइंट, ओके। अब ऐसा जो मैं पॉइंट बताऊंगा आगे आगे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम लाइन बाय लाइन रटना है, समझ गए, बस समझना है। समझने की फेरी होती है, इस सब चीज़ों को समझ जाते हैं तो आराम से लिख पाएंगे। ये हो गया। उसके बाद है चोटिल व्यक्ति बिना कोई समय गंवाए तुरंत उपचार प्रारंभ करे ताकि कोई अन्य जटिलता न हो। अगर कोई काउंसलिंग के लिए आपके पास कोई चोटिल व्यक्ति आ गया है जिसको चोट लग गया है, तो उसको बिना किसी टाइम को लैप्स किए हुए आप उसका जो है प्रारंभ करें उसका उपचार। समझ गए। आगे है कोई संक्रामक इन्फेक्शन समस्या से ग्रसित कोई जो है मरीज है, तो उसको संक्रमण प्रसार को रोकने हेतु सभी प्रिकॉशन रखे जाए। मतलब संक्रमण को रोकने हेतु मरीजों को सभी प्रकार के प्रिस्क्रिप्शन बचाव को रखना चाहिए। देखभाल के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित मॉनिटरिंग करे। काउंसिल जब करे तो मरीज को जो है एकदम स्वतंत्र रखे, समझ गए, उसको अपने प्रश्न को पूछने दे, आप जो है उसके प्रश्न को जो है शीघ्रता से और बहुत ही अच्छे से जवाब दे, उसको मन में विश्वास पैदा करे। तो काउंसलिंग में यही सारी चीज़ होता है। सामने मरीज बैठा है, आप उसका काउंसलिंग में कैसे मदद करेंगे, इसी चीज़ को जो है आपको लिखना है। साथ में उसको हो सकता है मरीज है तो उसको बीमारी भी हो सकता है कुछ, तो उसको सब चीज़ पूछ कर उसका बीमारी का भी जो है देखभाल कर सकते हैं। तो वही कहता है जो जैविक साइन होता है, वाइटल साइन, उसका नियमित मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। मरीज को रिकवरी होने पर पुनः अपने रोज़मर्रा के कार्य एडीएल समझ गए करने में सहयोग करें। अब जब मरीज रिकवरी हो जाए तो उसको पुनः जो है अपने दिनचर्या को चलाने में उससे सहयोग करना चाहिए काउंसलिंग के माध्यम से। स्वास्थ्य देखभाल के मरीज व मरीजनों को स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान करें। काउंसलिंग के दौरान आप मरीज को स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा, मरीज को और उसके परिजनों को भी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे चिकित्सक निर्देशों की अनुपालन करें। डॉक्टर के जो भी निर्देश है उसका पालन करेंगे। परिजनों को मरीज की घर पर देखभाल करने हेतु उपयुक्त सलाह दे, वह बीमारी के डायग्नोसिस उपरांत जो है कोप करने में मदद करे। समझ गए।
परिजन को जब आप काउंसलिंग करते हैं तो उस समय ये सलाह देना चाहिए कि जो है मरीज को देखभाल घर पर उपयुक्त तरीके से करें और घर पर कैसे जो है इसका देखभाल करना है इसका जो है हम लोग उसे मदद करते हैं। मरीज को सामाजिक सांस्कृतिक विश्वासों मान्यताओं का ध्यान रखें। काउंसलिंग करने में जो भी मरीज आए तो उसके सामाजिक और उसके सांस्कृतिक रूप से क्या मान्यता है, क्या विश्वास है, इसका ध्यान रखना चाहिए। समझ गए। आगे है, कहता है स्थिति गंभीर होने पर तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अगर आप जिस पेशेंट का काउंसलिंग कर रहे हैं अगर उसको और ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा गंभीर हो स्थिति तो उससे उच्च केंद्र हायर सेंटर पर रेफर करना चाहिए। मरीज के सभी जो है चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। समझ गए। धार्मिक रीति रिवाजों का ठेस न पहुँचे काउंसलिंग के माध्यम से, इस चीज़ों को ध्यान में रखें। विषय वस्तु काउंसलिंग करने से पहले विषय वस्तु का चयन कर लेना चाहिए ताकि उस विषय वस्तु पर अच्छा से डिस्कस हो। समझ गए। उसके बाद मरीज से जो है स्वतंत्र रूप से सवाल जवाब करने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। उसके सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देना चाहिए। ये सब काउंसलिंग में आप आराम से लिख सकते हैं। ये सब तकनीक होता है या कहा जाए तो नर्स की भूमिका होती है। समझ गए। तो ये चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। आप जो मैंने बोला और जो लिखा है सबको आपको सुनिए और लिखिए। समझ गए। कोई बड़ी बात नहीं है। अब रह गई बात, यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप इसको इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। यहाँ पे टोटल इंग्लिश भी दे रखा है। अब आगे हम चलते हैं। एक और अच्छा प्रश्न है फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। समझ गए। फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, खाद्य संरक्षण के बारे में लघु नोट लिखना है। खाद्य सुरक्षा, इसी को कहिए खाद्य सुरक्षा या खाद्य संरक्षण। खाद्य पदार्थों का कैसे हम जो है सुरक्षित रखेंगे, इसी को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। समझ गए। खाद्य फूड प्रिजर्वेशन। चलिए फूड प्रिजर्वेशन के बारे में देखते हैं। खाद्य संरक्षण एक विज्ञान है जिसमें अलग अलग विधियों व तकनीकों का प्रयोग करके भोजन को सड़ने गलने से बचाया जा सकता है। अब देखिए, खाद्य संरक्षण का मतलब होता है कि जो भोजन होता है ना, या जो भोजन के सामग्री होता है उसको सड़ने गलने और बर्बाद होने से, खराब होने से बचाने का एक जो है विधि है, जो ये विधि में अपनाया जाता है और उसी को खाद्य संरक्षण कहते हैं। खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन एक प्रकार का अलग साइंस है, विज्ञान है, जिसमें ये बताया जाता है कि कैसे अलग अलग विधियों से, तकनीकों को अपनाकर प्रयोग करके हम भोजन को सड़ने गलने और ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इसी चीज़ को खाद्य संरक्षण फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, खाद्य संरक्षण के द्वारा, फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा भोजन को 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह या पूरा माह तक संरक्षित रख सकते हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, जिसको फ्रिज बोलते हैं, उसमें आप भोजन को, जो भोजन खुला में रखने पर जो है 1 दिन नहीं टिकेगा, आप उसको फ्रिज में 2-2 दिन, 3-3 दिन तक रख लेते हैं ना, और ख़राब नहीं होता है। तो वही एक प्रकार का एक प्रकार का वो विधि जो है आपके क्या हो जाता है, खाद्य संरक्षण का एक विधि ही हो गया रेफ्रिजरेटर। समझ गए। तो इसी प्रकार से अनेकों तरीके हैं जिसको बताएंगे। अभी समझिए फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है। तो फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा आप 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह या पूरा माह संरक्षित करके भोजन और उसके सामग्री को रख सकते हैं। भोजन सामग्री यानी भोजन संरक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन का क्या जो है आपको प्रिंसिपल होनी चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं होगा। समझ गए। प्रिजर्वेशन होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो होता है, भोजन संरक्षण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि भोजन संरक्षण में किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, वही सिद्धांत हो जाता है। तो चलिए देखेंगे किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। जो जहाँ तक संभव हो सूक्ष्म जीवों को भोजन में प्रवेश करने से बचाए। अब देखिए भोजन कैसे खराब होता है। तो भोजन खराब हो जाने का मतलब होता है कि उसमें सूक्ष्म जीव का मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो जाना या प्रवेश कर जाना। तो सबसे पहला पॉइंट होता है भोजन को अच्छा से रखने के लिए सूक्ष्म जीवों को जो है भोजन में प्रवेश करने से बचाना चाहिए। ओके। भोजन में नमक, सिरका, तेल इत्यादि के प्रयोग से भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाया जा सकता है। भोजन में हम लोग नमक रखते हैं, तेल रखते हैं, ये सब क्या करता है कि भोजन को हमें सूक्ष्म जीवों से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे बचाता है। समझ गए। भोजन को नमी हटाकर, मतलब भोजन को नमी हटाकर इसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सब्जियों, फलों, दूध, अनाज, दालों को सुखाकर रखना। अब आप लोग को पता होगा कि जैसे जो दाल होता है बनाने वाला, उसमें देखिएगा अगर उसे थोड़ा आप भिगा कर रख दीजिए तो वह ख़राब हो जाएगा, उसमें भुआ भुआ टाइप से लग जाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव आ जाएगा। लेकिन वही दाल को अगर आप सुखा के रखते हैं तो कई महीनों तक चलता है। अगर आप भोजन बना लिए हैं दाल, तो देखिएगा गर्मी के दिन में सबसे जल्दी दाल ही ख़राब हो जाता
जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाल में ज़्यादा नमी रहता है और नमी वाला चीज़ जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, समझ गए? तो इस चीज़ को नमी बचा कर रखना चाहिए भोजन वाले सामान को। उसके बाद है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारकर। अब रही बात सब्जी की, आप कहेंगे सब्जी तो उतना जल्दी नहीं ख़राब होता है, सब्जी में भी तो नमी होता है, तरी होता है, समझ गए, ग्रेवी होता है, तो उसमें इसलिए नहीं ख़राब होता है क्योंकि उसमें मिर्च मसाले और तेल का भरपूर मात्रा होता है, इसलिए वो जल्दी उतना नहीं जल्दी ख़राब होता है जितना दाल जल्दी ख़राब हो जाएगा, समझ गए ना। सूक्ष्म जीवों को मारकर व एंजाइम को ख़त्म कर भोजन को सुरक्षित किया जा सकता है। इसके दो तरीके हैं, उबालना, पाचीकरण। अगर आप भोजन को चाहते हैं ज़्यादा दिन तक रहे तो आप भोजन को वैसे सामग्री उसको उबाल दीजिए, उसको पाश्चराइज कर दीजिए, तो वह ज़्यादा दिन तक रहेगा, क्योंकि एक करने पर उसमें का जीवाणु नष्ट हो जाएगा और जब जीवाणु नष्ट हो जाएगा तो भोजन सुरक्षित रहता है, समझ गए। आगे है भोजन को रेफ्रिजरेशन में करके, मतलब फ्रिज में 1 से लेकर 6 डिग्री तापमान पर आप स्टोर करके चीज़ों को रखेंगे तो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और एंजाइम की प्रक्रिया रुक जाता है और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाता है कम तापमान पर। इस कारण से जो है रेफ्रिजरेटर का जो सामान है जल्दी सड़ता गलता नहीं है। तो वो तो हो गया सिद्धांत कि कैसे कैसे हम जो है भोजन संरक्षण को करेंगे, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो वो सारा सिद्धांत हो गया। रही बात इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या इसके लाभ हैं फूड प्रिजर्वेशन के। भोजन के लंबी अवधि तक उपलब्धता, समझ गए। अगर भोजन आप संरक्षण करते हैं, इसको बचा के रखते हैं, तो इसका क्या लाभ होगा? सबसे पहला लाभ ये होगा कि भोजन लंबे समय तक उपलब्ध रहेगा, सही रहेगा, समझ गए। आगे है देखिएगा, संरक्षित भोजन को अन्य मौसम में भी प्रयोग किया जा सकता है। देखते होइएगा कि लोग गांव में सुखड़ी बनाता है, ठीक है, सुखड़ी जिसको हम लोग कहते हैं, गोभी का या अलग अलग चीज़ों का सुखड़ी बनता है। देखते होइएगा कि गोभी के टाइम में लोग उसको सुखा के रखता है, एकदम सुखा के उसको एकदम चिमर टाइट कर देता है और उसका किसी डिब्बा उब्बा में रख देगा और उसका उपयोग करेगा कब? बरसात के समय में ज़्यादा उपयोग करेगा, जब सब्जी महंगा हो जाता है, तो आलू के साथ या किसी चीज़ के साथ। तो वह सुखाना एक प्रकार के क्या हो गया? फूड प्रिजर्वेशन हो गया। सुखाने पर जैसे ही धूप की रोशनी लगता है और उसको कई दिनों तक सुखाया जाता है, तो जैसे ही धूप की रोशनी में कई दिनों तक सामान को रखते हैं तो उसमें का जो भी सूक्ष्म जीव है ख़त्म हो जाता है और वह सामान जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और वह लंबे समय तक रह जाता है। लेकिन आप सीधा गोभी को कहिए कि हम इसको 5 महीना रख लेंगे, एकदम ताज़े गोभी को, हरा गोभी को अगर चाहिए 5 महीना रख लीजिए, रहेगा, 2-4 दिन में गल जाता है, तो ही बातें होता है, समझ गए। चलिए, भोजन में विविधता संभव, अचार, पापड़, चटनी, शरबत, मुरब्बा आदि, और ये सब सामान है, देखते होइएगा, अचार हो, पापड़ हो, चटनी हो, मुरब्बा हो, ये सबको बनाकर ये आज बनाए और 2-2, 3-3 महीना तक रह जाता है। कैसे रह जाता है? तो यही भोजन में विविधता जो है संभव होता है खाद्य परिरक्षण से। प्राकृतिक विपदा के समय प्रयोग संभव। अब भोजन को बचा के रखेंगे इसके द्वारा, तो जब समय कोई विपद आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो उस समय इसका प्रयोग करेंगे, समझ गए। आगे चलिए, भोजन के सुरक्षित लाभ, सुरक्षित लाने ले जाने में आसानी, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आदि। अब जो होता है, जो भोजन को खाद्य परिरक्षण के तहत जो है जिसे सुरक्षित किया जाता है, तो उस भोजन को छोटे छोटे डिब्बों में या किसी चीज़ में बांध कर एक जगह रखते हैं, तो ले आने में जो है क्या होता है, आसानी होता है, सुरक्षित होता है। और भोजन खाद्य सुरक्षा से व्यक्ति को अच्छे भोजन भी मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो बहुतों लाभ हो सकता है। बीमारी दूर भागता है, संक्रमण व्यक्ति में नहीं होता है, क्योंकि अगर गड़बड़ खाना खाइएगा, गड़बड़ सामान बनाइएगा तो संक्रमण होगा, बीमारी होगा। उसी प्रकार से भोजन को सुरक्षित रख के बीमारी से भी बच सकते हैं, अनेकों बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बीमारी में पोषण को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक है, यानी आपसे सीधा एग्जाम में पूछेगा कि पोषण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम बताइए, लिखिए 5 नंबर में, तो लिख दीजिएगा, समझ गए। चलिए देखिए, बीमारी के कारण मरीजों का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। देखिए, होता यह है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसका नॉर्मली जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाता है, समझ गए, जिसकी भोजन के प्रति रुचि कम हो जाता है, जिससे होता है कि व्यक्ति का भोजन के प्रति रुचि कम हो जाता है। एक मेंटल हेल्थ व्यक्ति होता है ना, मानसिक रूप से पीड़ित, उसका भी डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, समझ गए, और वह भी जो है भोजन के प्रति अनिच्छा उत्पन्न करने लगेगा, मतलब रुचि कम हो जाता है, तथा उसको भूख भी कम हो जाता है, तथा ऐसे व्यक्तियों को भूख भी कम जाता है, समझ गए। भोजन को स्वीकार करने में जो कारक बाधा उत्पन्न होते हैं वे निम्न प्रकार है।
अब पोषण को प्रभावित तो ही कारक करेगा जो व्यक्ति को रुचि को उत्पन्न करने में दिक्कत उत्पन्न करेगा, समझ गए ना। तो भोजन स्वीकार करने में जो भी फैक्टर्स है वह बाधा उत्पन्न करता है वो निम्न प्रकार है जो व्यक्तियों के भोजन को स्वीकार करने को प्रभावित करता हो, जो बताता हो कि तुम भोजन ही ना करो, जो भोजन को निगलेक्ट करवाता हो। वो कौन कौन से कारक हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है पर्यावरणीय कारक, इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर कैसे है, मतलब पर्यावरण से संबंधित कारक कैसे पोषण को प्रभावित करता है व्यक्ति को। भोजन स्थल का अस्वच्छ होना या अप्रिय दृश्य होना। मान गए व्यक्ति को आप भोजन दे रहे हैं, समझ गए, और व्यक्ति जहाँ पे है उसके आसपास का वातावरण बहुत ज़्यादा बदबूदार है, महक रहा है, गंदा है, तो व्यक्ति के खाने का मन करेगा नहीं करेगा। थोड़ा मोड़ा जो भी खाने का दिल होता है उसका वह भी नहीं खाएगा ये गंदगी वातावरण के कारण। तो वातावरण अस्वच्छ होना, समझ गए, ये कारण होता है। भोजन स्थल पर गंदगी होना, जहाँ पे भोजन कर रहा है व्यक्ति वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है गंदा होना। भोजन स्थल पर बदबू आना, जिस भोजन स्थल पर भोजन व्यक्ति कर रहा है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा बदबू आना। भोजन स्थल पर कोई शोर शराबा होना आदि। भोजन स्थल पर शांति होनी चाहिए मरीज के सामने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल है आपस से आसपास में। तो ये सब के सब जो है, चाहे भोजन स्थल का गंदा होना, बदबू आना, समझ गए, अस्वच्छ होना, प्रिय होना, समझ गए, या फिर शोरगुल होना, ये सब आपके पर्यावरण से संबंधित है। और यह पर्यावरण कारक जो है भोजन यानी पोषण को प्रभावित करता है। तो ये पोषण कारक हो गया पहला, इन्वायरमेंट फैक्टर। दूसरा है कुछ सांस्कृतिक कल्चर फैक्टर भी होता है। कल्चर फैक्टर के मतलब होता है कि भोजन शैली में परिवर्तन होना। कल्चर का मतलब होता है कि बहुत लोग देखते होइएगा कि मांस मछली खाना पसंद नहीं करता है, जबकि एक बीमार व्यक्ति को पौष्टिक आहार चाहिए, समझ गए, तो उसमें हो सकता है अंडा मांस मछली दिया जा सके। तो वैसे अगर रोगी है जो मांस मछली अंडा ये सब नहीं सेवन करता हो, क्योंकि उसका एक प्रकार से कहा जाए तो जो कल्चर की बातें होती है वही सब है, वो अपने कल्चर को मानता है साधु महात्मा वाला, तो वो जो है उसके भोजन को प्रभावित करेगा ये चीज़ें, समझ गए, जो लेना चाहिए वो नहीं लेगा। साथ में उसके जो भोजन के शैली है उसमें परिवर्तन भी ये जो है भूमिका निभाता है, समझ गए ना, कि कब खाना है कब नहीं खाना है, समझ गए। तो ये चीज़ें होता है। शाकाहारी रोगी का मांसाहारी भोजन से परहेज। जो शाकाहारी व्यक्ति है मतलब वेजिटेरियन है, वह नॉन वेजिटेरियन भोजन को करने से मना करेगा, समझ गए। तो यह भी एक कल्चर का ही रूप है। अन्य कोई धार्मिक मान्यता, अन्य भी कोई धार्मिक मान्यता होता है कि हम ये नहीं खाएंगे ये खाएंगे, हम फलाने समय नहीं खाएंगे चिलाने समय खाएंगे। जब जहाँ की कुछ ऐसे धर्म है जहाँ पे भोजन को रात्रि में नहीं किया जाता है, शाम ढलते ढलते ही रात का भोजन हो जाता है और व्यक्ति जो है रात में वैसे ही रहता है। तो ऐसे जो है कुछ धर्म होते हैं तो वह भी उनको पोषण को प्रभावित कर सकता है। तो ये सब कोई अन्य धार्मिक मान्यता भी भोजन को प्रभावित करता है। तो यह हमारा हो गया क्या चीज़, कल्चर यानी संस्कृति कारक। अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्मों में अलग अलग कल्चर हो सकते हैं जो आपके पोषण को प्रभावित कर सकता है, समझ गए ना। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मनोवैज्ञानिक कारक के मतलब होता है कि मन से रिलेटेड कुछ कारक होगा, जैसे मरीज को भोजन में रुचि ना होना, व्यक्ति का मन कर रहा है कि नहीं भोजन नहीं खाएंगे, दिल नहीं कर रहा है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक फैक्टर है। मरीज को नापसंद का भोजन प्रदान करना, भोजन के सामने अगर जो उसे नहीं पसंद है वही भोजन दीजिएगा तो जाहिर सी बात है उसका रुचि अंदर से नहीं होगा, वो भोजन को निगलेक्ट कर देगा। तो नापसंद भोजन देना भी जो है एक साइकोलॉजिकल कारण, उसको प्रेशर बनेगा कि भाई नहीं करेंगे, छोड़ो। मरीज का भोजन आकर्षक न होना, मरीज के जो रुचि का भोजन है दीजिएगा तो उसके लिए आकर्षक होगा, उसका मन अंदर से गदगद हो जाएगा, भोजन करेगा। लेकिन वही अगर आकर्षक भोजन नहीं दीजिएगा, अच्छे भोजन नहीं दीजिएगा तो वो नहीं करेगा, छोड़ देगा, समझ गए। मरीज की चिंता, क्रोध, अवसाद में होना, कोई मरीज है जो चिंता में है, क्रोध में है, अवसाद में है, तो यह सब साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है जो व्यक्ति को भोजन करने से रोकता है, फिर उसका पोषण डिस्टर्ब होगा, प्रभावित होगा। मरीज का नींद में रहना, अगर मरीज बहुत ज़्यादा नींद में रहता है तो अच्छे से भोजन नहीं कर पाएगा, समझ गए, ठीक से, कभी थोड़ा सा करेगा कभी नहीं करेगा। तो नींद में रहना भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा जो है तीसरा पॉइंट है, साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रिया से रिलेटेड वो चीज़ें होगा जो उसको भोजन को करने के लिए मनाही करेगा, ठीक से नहीं करेगा और उसको लास्ट में भोजन जो है पोषण प्रभावित होगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, ओके।
चौथा में है कुछ अन्य भी कारक हो सकते हैं इन सभी के अलावा, जैसे मरीज का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होना। मान गए मरीज का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो भोजन नहीं करेगा, पोषण प्रभावित होगा। भोजन का समय अनिश्चित होना। कुछ अन्य कारक ये भी हो सकता है कि भोजन लेना है अभी तो हम ले 4 घंटा के बाद, तो उससे भी पोषण प्रभावित होता है, समझ गए। मरीज की अवस्था यदि चेतन न हो, अगर मरीज बेहोश हो, मरीज कॉन्शियस ना हो, तो उसमें भी उसका जो है पोषण प्रभावित होता है, समझ गए। मरीज की शारीरिक दुर्बलता, व्यक्ति का अगर शारीरिक कमजोरी है, वीकनेस है, दुर्बलता है, तो इसमें भी जो है उसका भोजन प्रभावित होता है। मरीज की मानसिक अवस्था आदि, मरीज का मानसिक अवस्था कैसा है, ठीक है तो वह अच्छे से भोजन करेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा मानसिक अवस्था, चिड़चिड़ा हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, टेंशन में रहेगा, तो वह भोजन को निगलेक्ट कर देगा, छोड़ देगा, समझ के। देखते भी होइएगा कि लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन होता है आपस में, तो भोजन 2-2 दिन तक व्यक्ति नहीं खाता है, समझ गए, तो वह उसको पोषण को प्रभावित करेगा, समझ गए। तो मानसिक अवस्था भी जो है आपके भोजन को प्रभावित करता है। तो ये सब कुछ अन्य कारक है जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया। अब चाहे तो देखिए ये जो 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट को आप जिस प्रकार से अभी तक 4 पॉइंट बना के उसके अंदर में चीज़ों को देखें ना, चाहे तो ये 5 पॉइंट जो दिया गया है इस पाँचों को भी जो है अलग अलग पॉइंट बना के उसमें अंदर अंदर जो है चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे मरीज का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होना, 5वां पॉइंट बना लेंगे, 4 के बाद 5वां पॉइंट बना लेंगे। अब हम लिखेंगे कि मरीज कैसे उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो पोषण को जो है निगलेक्ट करेगा, समझ गए। ए फिर भोजन का समय अनिश्चित होना। अब इसमें क्या लिखेंगे कि ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहर में भोजन करना है तो शाम को किया, मतलब कोई निश्चित समय बना हुआ नहीं है, तो यह भी कारक होता है, समझ गए। तो ये सारे के सारे अन्य कारक 4 तक दिया गया है। आप चाहें तो 6-7 कारक पॉइंट बना के और सारी चीज़ों को लिख सकते हैं जो आपके भोजन यानी पोषण को प्रभावित करेगा, समझ गए। तो ये हो गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमारा ए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक प्रश्न समाप्त। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं सामने टोटल का इंग्लिश हम लोग दे रखे हैं नीचे यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये सारे चीज़ें यहाँ पे हो गया। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि दूषित जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियां के बारे में बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। वाटर बोर्न डिजीज पूछ सकता है, एयर बोर्न डिजीज पूछ सकता है, समझ गए। 2 महत्वपूर्ण है, जल जनित बीमारी और वायु जनित बीमारी, यह दोनों हम लोग को पढ़ना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आज हम लोग वाटर बोर्न डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, समझ गए, जल से होने वाली बीमारियाँ और इसका रोकथाम। सबसे पहले समझिए जल हमारे लिए क्या होता है, जीवनदायी होता है। जल जीवन, जल ही जीवन है, पता है आप लोग का, इसीलिए जल जीवनदायक है। अगर हम जल को दूषित करके, गंदे करके और उसी जल को ग्रहण करेंगे तो बहुत सारा बीमारी होगा, और लगभग 80% मामला में जल जो है भूमिका निभाता है बीमारी को ठीक नहीं होने देने में और बीमारी को उत्पन्न करने में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जल, क्योंकि जल सब लेता है। खाना ना खाए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन जल के बिना तड़पने लगता है आदमी, समझ गए। जब जीवनदायी जल में कुछ विषैले तत्व यानी हानिकारक तत्व या कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती है तो ये रोग उत्पन्न करती है, समझ गए। इस प्रकार के जल को जब सजीव प्राणी उपयोग करते हैं तो जल जनित बीमारियां से ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, और वाटर बोर्न डिजीज का मतलब होता है कि जब जो जल हमें जीवन देने वाला है, साफ जल है, उसमें कुछ अशुद्धियाँ, कुछ विषैले तत्व मिल जाए, समझ गए, कुछ अशुद्धियाँ मिल जाए, साथ में कुछ जो है पर्यावरण में उपस्थित कीट पतंगे आकर उसको दूषित कर दे, तो यह जो है आपको इस प्रकार के जो जल होता है वह जल जनित बीमारी उत्पन्न करता है। अब कब उत्पन्न करता है, तो जिस प्रकार के दूषित प्रदूषित जल को जब व्यक्ति लेता है, सजीव प्राणी, तो उसे बीमारी से ग्रसित हो जाता है, समझ गए। चलिए, इनको निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब जो जल जनित बीमारी होता है, अब ये जल जनित जो बीमारी आपके होते हैं, एक तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट आप पानी पी लीजिएगा तो उससे भी हो जाएगा, और एक होता है कि मान गए आपके आसपास जो है, आपके आसपास गंदे पानी का जमावड़ा है, समझ गए, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे जैसे मच्छर मक्खी ये सब बैठ रहा है, और वही आकर आपके भोजन पर बैठेगा, वही मच्छर आके आपको डसेगा, तो इस सब से भी बीमारी इनडायरेक्टली जो है उससे फैलता है, जल से, समझ गए। तो जैसे देखिए विषाणु है, विषाणु मतलब क्या होता है, वायरस, वायरस के थ्रू भी जल के थ्रू वायरस से भी बीमारी होगा, समझ गए। जैसे जल पीजिएगा, दूषित जल रहेगा, और उस दूषित जल में अगर वायरस उपस्थित रहेगा तो वह आपको मुंह के द्वारा जाएगा, पोलियो करेगा, पीलिया जॉन्डिस करेगा, पोलियो करेगा, और छोटी यानी चेचक करेगा। तो यह वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है जो आपको क्या करता है, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करता है, समझ गए।
नेक्स्ट है बैक्टीरिया द्वारा। बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, यह भी जो है आपको मुख और मल के द्वारा फैल सकता है, जल के द्वारा। तो जैसे पेचिस, लूज मोशन होना, डायरिया होना, अति ज्वर होना, हैजा होना, क्षय रोग होना, कुकर खांसी होना। तो बैक्टीरिया से ये सब रोग होते हैं, लूज मोशन, डायरिया, हैजा, समझ गए, जिसको कोलेरा बोलते हैं, अति जार, ठीक है ना, अति ज्वर होता है और क्षय रोग होता है और कुकुर खांसी। यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है जो जल के द्वारा हो सकते हैं, दूषित जल के लेने से, क्योंकि दूषित जल में बैक्टीरिया भी हो सकता है, समझ गए ना। प्रोटोजोआ, अब दूषित जल में आपको प्रोटोजोआ भी हो सकता है, जो प्रोटोजोआ आपको पेचिस भी कर सकता है, पायरिया दांतों में, समझ गए, और अमीबियोसिस जो होता है जो आपके पेटों में जो है इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये सब प्रोटोजोआ से होता है। कृमि द्वारा, वर्म के द्वारा जो होता है, फाइलेरिया होगा, समझ गए, और यहाँ पे वर्म इन्फेस्टेशन होगा, वर्ग नहीं होगा, वर्म इन्फेस्टेशन होता है। कृमि संक्रमण जो आपके पेट में छोटे छोटे जो कीड़ा बनते हैं ना, वही कृमि के द्वारा होता है। तो ये सब याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ग नहीं वर्म होगा, समझ गए, वर्म मतलब कृमि होता है। तो ये सब जो है आपको अलग अलग जो भागों में बांटे दिए हैं। तो यह जीवाणु जो जल के द्वारा संपर्क में आएगा और वह जल के द्वारा आपके बॉडी में चला जाएगा, चाहे वो वायरस होगा तो वायरस वाला रोग उत्पन्न करेगा, बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया वाला जो है उत्पन्न करेगा, प्रोटोजोआ होगा तो प्रोटोजोआ वाला उत्पन्न करेगा, कृमि होगा तो कृमि वाला उत्पन्न करेगा, समझ गए। लेकिन यह कहीं ना कहीं सब जल से भी हो सकता है और विदाउट जल भी हो सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे यहाँ पे देखिए, लेप्टोस्पाइरल वाइल्स रोग विषैले तत्व जो पानी में उपस्थित होकर रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरिक, निकेल, आर्सेनिक, सिल्वर, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, सल्फेट, बोरेम, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रेट, सीलियम आदि। अब देखिए होता यह है कि देखते होइएगा किसी किसी एरिया में पानी में सिलिका की मात्रा बढ़ जाता है, पानी में आयरन की मात्रा बढ़ जाता है, समझ गए, पानी में एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक तत्व है उसका मात्रा कहीं ना कहीं किसी न किसी एरिया में बढ़ जाता है, और जिसको पीने से व्यक्ति में कैंसर सहित बहुत सारे खतरनाक बीमारियां भी आ सकता है। तो इसीलिए जो है आपको विषैले पानी, हानिकारक पानी को पीने से बचना चाहिए। जो पानी वाटर बोर्न डिजीज दे आपको, वैसे पानियों को पहचाने, उसको फिल्टराइज करे, उसको साफ करे, तभी जाके जो है उसको पिए, वरना ऐसे पीजिएगा तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी उसमें मिले होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं जो ऊपर बता दिए हैं, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, समझ गए, ऐसा बता दिए। साथ में कुछ जो है आपको रासायनिक हानिकारक तत्व भी मिले हो सकते हैं जल में, जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरियम, निकेल, आर्सेनिक, सिल्वर, लोहा, मैग्नीज, यूरेनियम, सल्फेट, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, नाइट्रेट, सीलियम, ये सब इनडायरेक्ट उसमें जो है मिला हो सकता है, जो आपके पानी को दूषित कर रखा हो, और आप बिना जाने वैसे पानी को लीजिएगा जिसमें रासायनिक चीज़ों का जो है जमावड़ा, विषैले तत्वों का जमावड़ा होगा, तो वह आपको जो है बहुत सारे हानिकारक खतरनाक बीमारियां उत्पन्न करेगा। तो ये सारे चीज़ को आप लोग लिख दीजिएगा, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, रासायनिक कारक, कैंसर, फ्लोरोसिस, रक्त, गुर्दे, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, जन्मजात विकृतियाँ, पाचन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, ये सब उत्पन्न होता है पानी के लेने से। देख लीजिए, रासायनिक कारक, समझ गए, कैंसर हो सकता है, फ्लोरोसिस हो सकता है, किडनी में, ब्लड में प्रॉब्लम हो सकता है, नर्वस सिस्टम गड़बड़ा सकता है, कोई जो है अगर माँ कोई पानी इस प्रकार के प्रेगनेंसी ले रही है, प्रेग्नेंट वोमेन, तो उसमें बच्चे में जन्मजात संबंधी बीमारी हो सकता है, पाचन गड़बड़ा जाएगा, त्वचा संबंधी बीमारी होगा। तो विभिन्न प्रकार के आपको बीमारी होता है। लगभग 80% मामले में जल जो है भूमिका निभाता है बीमारी को उत्पन्न करने के लिए, इसलिए जल के सावधानी से और अच्छे से जो है लेना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अगर किसी को जल जनित बीमारी होता है तो उसको कैसे बचना चाहिए, किन किन सावधानियों को ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, सुनिश्चित करें कि पानी बिल्कुल साफ और रेत और गाद से मुक्त हो। दिखाई पड़ने वाली गंदगी को हटाने के लिए पानी को छान ले। देखिए, आपको ये चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो पानी हम ले बिल्कुल साफ क्लीन हो, उसमें कोई जो है न बालू की यानी रेत की मात्रा ना हो, ना कोई गंदगी गाद का मात्रा हो, समझ गए ना। ऐसे मात्रा वाला पानी बिल्कुल नहीं पिए, मुक्त पानी पिए। इससे साथ में पानी में अगर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे जो भूसी के रूप में होते हैं, तो उसको छान लेना चाहिए, समझ गए। दूसरा है, केवल साफ और सुरक्षित ही पानी पिए, या तो पोर्टेबल पानी या पानी को शुद्ध करने वाले यंत्र से ही पानी ले। ये चीज़ को ध्यान में रखें। पानी को शुद्ध करने वाले उपकरण जैसे फिल्टर, आरओ यूनिट आदि ले। नियमित रूप से सर्विस करें और रख रखाव करें, समझ गए।
चलिए सुनिश्चित करें कि संग्रहित पानी रोगाणु रहित हो। आपको यह जो है क्लियर करना पड़ेगा कि जो पानी आपके पास है उसमें बिना कोई जो है बैक्टीरिया, बिना कोई जो है रोगाणु वाला है, समझ गए। एंटीसेप्टिक तरल जैसे डेटॉल गंदा दिखने वाले स्नान के पानी में डालें। अब स्नान कर रहे हैं पानी, उसमें जो है आपको लग रहा है कि पानी बहुत गंदा है, मटमैला है, तो आपको उसमें डिटॉल वगैरह एंटीसेप्टिक घोल डालना चाहिए जो आपको बैक्टीरियल से बचाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, समझ गए। हाथ की स्वच्छता, नियमित रूप से घर लौटने के बाद शौचालय का उपयोग करने से पहले, खाने से पहले और खाने के बाद या कुछ भी पीने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोनी चाहिए। हाथ की स्वच्छता महत्वपूर्ण होता है, वरना पानी में गंदगी होगा और वही पानी में गंदगी जो है आपके क्या होगा आपके पानी में गंदगी होगा और उसी से अगर हाथ धोइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चों को हाथ की सफाई सिखाएं कि कैसे करना है। बच्चों को खेलने के बाद घर लौटने समय हमेशा हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए, समझ गए। उसके बाद सुनिश्चित करें कि खाद्य पदार्थ धोया जाता है और अच्छी तरह से पकाया जाता है, समझ गए। जब भी बाहर का खाना खाए तो डिस्पोजल ग्लास और प्लेट्स का इस्तेमाल करें, खासकर स्ट्रीट फूड में। अब जो होटल वगैरह में आप खाते हैं ना, तो देखते होइएगा कि होटल वगैरह जो है अपने मतलब खर्चे से बचने के लिए एक बार ही जो है स्टील का या जो भी हो थाली वगैरह, प्लेट वगैरह ले लेगा और उसी में बार बार सबको खिलाएगा, अच्छे से धोता भी नहीं है, समझ गए। तो अगर कोशिश करें तो हॉस्पिटल में जब भी जाए तो डिस्पोजल ग्लास और प्लेट का यूज करें, क्योंकि वह बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें कोई दूसरा खाया नहीं रहेगा या फिर कोई गलत पानी से धोया नहीं रहेगा, बिल्कुल उससे आप स्वच्छ बच सकते हैं। ओके। बासी पका हुआ खाना और लंबे समय तक बाहर रखे हुए बिना फ्रिज में रखे खाना खाने से बचें। आप बासी खाने से, लंबे खाने से, समझ गए, ये सब से बचना चाहिए। हेपेटाइटिस से, पोलियो आदि जैसे बीमारियाँ, जो बीमारी पानी से काफ़ी खतरनाक बढ़ता है, वैसे बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण लगवाएं और इससे बचना चाहिए। पानी से होने वाले और सारे रोगों के बारे में आप जो है डिटेल से रोकथाम और लिख सकते हैं। जैसे आपको पानी के रोग से बचना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आसपास गड्ढे को ढकना चाहिए, समझ गए। जो गड्ढा हो उस पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करनी चाहिए, DDT पाउडर का। साथ में जो आपके आसपास जो अनावश्यक गड्ढे हो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें जल जमाव होगा और उससे मच्छर वगैरह उत्पन्न होगा, समझ गए ना। बहुत सारे तकनीक है जो आप पानी को अच्छे से कंट्रोल करके और उसका यूज कर सकते हैं, बीमारी को भगा सकते हैं, समझ गए। गंदे पानी से तो बिल्कुल दूर रहे, समझ गए। अनावश्यक पानी को जमा ना करें कहीं भी, समझ गए। इस सारी चीज़ों को थोड़े समय के पानी को यूज में ना लाएं, ये सारी चीज़ें जो है आप लिख सकते हैं सावधानियां में, रोकथाम में, जिससे आप बीमारी को रोकथाम कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका समापन। यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में इसको लिख लीजिएगा, समझ गए। यहाँ पे अब रही बात वैसा बीमारी, जल से होने वाला बीमारी को आप रोकथाम कैसे करेंगे, तो आप खुद दिमाग लगाइए ना कि आप कैसे रोकथाम करेंगे, कैसे जल से होने वाले बीमारियों को आप रोकथाम कर सकते हैं। जल भी ज़रूरी है और बीमारी से बचना भी ज़रूरी है, तो दोनों रहे, इसके लिए आप क्या क्या करेंगे, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, मतलब बीमारी के जो निवारण होता है, बीमारी जो है उसको निवारण के लिए कितने स्तर होते हैं, स्तर को हमको बताना है कि बीमारी को रोकथाम के लिए कितने स्तर पर हम रोकथाम कर सकते हैं, समझ गए। तो यह भी प्रश्न फंडामेंटल और कम्युनिटी दोनों में है, समझ गए। 5 नंबर में पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है आपके सामने। देखिए, बीमारी को नॉर्मली हम 3 स्तरों पर जो है क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को हम लोग 3 स्तरों में प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी को। रोग निवारण के 3 स्तर होते हैं, वही चीज़ें मैंने बताया। 3 स्तर में पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी तृतीयक, समझ गए। ये चीज़ों को आप लोग समझिए, तृतीयक 3 स्तरों में रोकथाम संभव है बीमारी का। रोग उत्पन्न होने से पूर्व किया गया प्रयास जो कि बीमारी को होने से रोकता है, प्राथमिक रोकथाम कहलाता है। अब देखिए, जैसे हम सुरक्षित तौर पर पानी ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, समझ गए, विभिन्न तरीके के साफ़ सुथरा रख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब साफ़ सफाई, विभिन्न प्रयास जो हमें बीमारी को होने से पहले करते हैं ताकि हम बीमारी से बचे रहें। तो ये बीमारी से पूर्व जो भी प्रयास किया जाता है रोगों से बचने के लिए, वही जो है हमारा प्राथमिक रोकथाम होता है। जैसे नाखून काट के रखते हैं कि चलो भाई नाखून बड़ा बड़ा रहेगा तो गंदगी भोजन के माध्यम से अंदर चला जाएगा, समझ गए। पानी को स्वच्छ पीते हैं कि पानी स्वच्छ पिएंगे तो बीमारी नहीं रहेगा, समझ गए ना। उसी प्रकार से साफ़ सुथरा अपने आसपास और खुद को रखते हैं ताकि कोई गंदगी ना फैले, बीमारी ना हो। तो ये सब हम लोग सोचते हैं कि बीमारी ना हो और उसके लिए जो हम लोग पूर्व से ही प्रयास करके चलते हैं, तो वही
पहले से ही जो प्रयास करके चलते हैं वही प्राथमिक रोकथाम हो जाता है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें हो गया। तो यही चीज़ें हैं। बाकी चूंकि यह बीमारी उत्पन्न होने से पूर्व किया गया रोकथाम है, अतः इसे वास्तविक रोकथाम माना जाता है। अब जो प्राथमिक रोकथाम होता है इससे वास्तविक रोकथाम इसलिए कहते हैं क्योंकि बीमारी होने से पहले ही हम इससे जो है रोकथाम करके चलते हैं, तो इसीलिए इसे प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो हो गया पहला, हम लोग समझ गए। चलिए दूसरा की तरफ चलिए। दूसरा है आपके सामने में है, देखिए यहाँ पे कहता है द्वितीयक रोकथाम सेकेंडरी प्रिवेंशन। समझ गए? सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब द्वितीयक रोकथाम। प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है एवं सभी रोगों के टीके भी उपलब्ध नहीं है। समझ गए? अतः ऐसी स्थिति में रोग के उत्पन्न होने पर या रोग के चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने पर अतिशीघ्र रोग का पता लगाकर उसका उपचार कर रोग की जटिलताओं से बचा जा सकता है। समझ गए? देखिए द्वितीयक स्तर जो होता है, द्वितीयक स्तर जो होता है बीमारी के रोकथाम का, वह प्रथम स्तर से अलग होता है। क्योंकि प्रथम स्तर से हम लोग बेसिक बचाव करते हैं, बीमारी होने से पहले रोकथाम, बीमारी कुछ ऐसे उपाय करते हैं, प्रयास करते हैं जो बीमारी होने से पहले करते हैं ताकि इस उद्देश्य से, ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचें। तो वह प्राथमिक होता है। लेकिन द्वितीयक जो होता है वह प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रथम स्तर पर आप बच के चल रहे हैं तो आपको बीमारी नहीं होगा। जो प्रयास आप कर रहे हैं बीमारियों की रोकथाम का, उसके बाद भी बीमारी हो जाता है व्यक्ति में। तो वही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है। मान गए अगर सभी कोई बीमारी हो गया तो आप उसको प्रयास करके रोकथाम करके आप जो है नहीं कर सकते हैं ठीक। तो यही कहता है कि प्राथमिक स्तर पर सभी रोगों का निवारण संभव नहीं है एवं सभी रोगों का टीका भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सब टीका होता ही नहीं है, तो वहाँ पे रोकथाम ही होता है। अतः ऐसी स्थिति में रोगों को उत्पन्न होने पर या रोग के चिन्ह एवं लक्षण प्रकट होने पर जो है अतिशीघ्र रोग का पता लगाकर उसका उपचार कर रोगी के जटिलताओं से बचाया जा सकता है। अब यहाँ पे कहता है कि सेकेंड जो प्राथमिक स्तर है वहाँ पे सभी बीमारियों की टीका उपलब्ध है नहीं। समझ गए? अतः यहाँ पे होता यह है कि जो भी रोग उपस्थित है, जो भी उत्पन्न होता है, उसके बारे में चिन्ह और लक्षण के बारे में पता लगाया जाए। पता लगा के अतिशीघ्र जो है उसके और ज़्यादा जटिलता होने से बचाया जाए, तो ही हमारा सेकेंडरी लेवल है। यानी प्रथम लेवल होता है जो बीमारी को रोकथाम करने के लिए हम प्रयास करते हैं। समझ गए? दूसरा होता है जिसमें जटिलताओं के रोकथाम के लिए जो है हम लोग टीका वगैरह देकर जो है उससे रोकथाम करते हैं। समझ गए? और तृतीयक जो लेवल होता है आपके सामने में है टर्शियरी लेवल, कि रोग प्रक्रिया प्रारंभ होने के उपरांत भी रोग निवारण के स्तर पर रोग को सीमित रखना एवं रोग को नियंत्रित कर पाना संभव है। क्षतिग्रस्तता, इम्पेयरमेंट, अपंगता तथा कष्ट को कम करने के लिए विभिन्न रोकथाम संबंधी उपाय करना तृतीयक स्तर की रोकथाम कहलाती है। अब देखिए होता है कि तृतीयक जो रोकथाम होता है, जैसे मान गए कोई ऐसे ऐसे बीमारी होते हैं जो जीवन भर चलने वाले होते हैं, या कुछ ऐसे स्वास्थ्य के लिए गड़बड़ होते हैं जो ज़िंदगी भर, एक बार हो जाने के बाद ज़िंदगी भर चलते रहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया। समझ गए? कुछ ऐसे आपके अपंगता हो गया, कुछ ऐसे कष्ट है जो आपको ज़िंदगी भर रह सकता है। तो ज़िंदगी भर रहेगा तो, लेकिन तृतीयक स्तर में होता यह है कि वैसे बीमारियों को जो है सीमित किया जाता है और ज़्यादा आगे न बढ़ने से, जो ज़िंदगी भर होने वाला हो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, कुछ तो उसको और ज़्यादा विस्तृत होने से तो बचा सकते हैं ना, और ज़्यादा कष्ट को होने से तो बचा सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। तो वही कहता है कि ऐसे बीमारी जो होने के उपरांत जो है हमेशा रोग प्रक्रिया, रोग प्रारंभ हो गया और उसके बाद भी जो है रोग हमेशा यह व्यक्ति में उपस्थित रहेगा ही। हम चाहें तो उसको सीमित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और यही जो बीमारी को जो बीमारी ठीक न होने वाला हो एक बार हो जाने के बाद, या फिर कुछ ऐसे शरीर में क्षतिग्रस्त हो जाना, जैसे अपंगता होना, कुछ चीज़ों का खराब हो जाना, जो व्यक्ति को हमेशा दुखदायक हो सकता है, तो उन दुखदायकों को, कष्ट को तो हम कम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को रोकथाम तो कर सकते हैं, दुख पीड़ा को कम कर सकते हैं। तो यही जो रोकथाम संबंधी उपाय होता है जो व्यक्तियों को आराम दिलाने के लिए, समझ गए, रोकथाम करने के लिए, पेन को, कष्ट को कम करने के लिए करते हैं, यही तृतीयक स्तर कहलाता है। समझ गए चीज़ों को? तो तीनों स्तर समझ गए। अब ये तीनों स्तर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो लिख दीजिएगा बीमारी के रोकथाम में। ओके, पढ़ना है माइनर एलिमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से माइनर एलिमेंट मतलब लघु विकार होते हैं जो व्यक्ति में हो सकता है,
और इन लघु विकार का हम प्रबंध कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे एज ए नर्स। अगर हमारे सामने कोई अगर लघु विकार का मरीज आ जाए तो उसका प्रबंध हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमको लिखना है, सिद्धांत लिखना है, लघु विकार के प्रबंध का सिद्धांत लिखना है और लघु विकार के सूची बनाना है। यानी माइनर रोग कौन सा होता है, सूक्ष्म रोग कौन सा होता है, उसके बारे में हमको बताना है, उसके लिस्ट के बारे में बताना है और इसके सिद्धांत को बताना है। मैनेज करते समय, मैनेजमेंट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे लघु विकार में हम मदद करेंगे रोगी को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लघु विकार माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु यानी छोटा, विकार मतलब एलिमेंट मतलब तत्व भी होता है, विकार मतलब डिसऑर्डर भी होता है या रोग भी इसको कहिए। तो लघु रोग के प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, चलिए प्रबंध के सिद्धांत देखते हैं। माय डियर, माइनर एलिमेंट के प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, देख लीजिए क्या क्या सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले है मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए, जो माइनर एलिमेंट के मरीज आए, सूक्ष्म जो है सूक्ष्म विकार, लघु विकार के मरीज अगर आपके सामने आता है तो सबसे पहले मरीज को सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण आपको उपलब्ध कराना है। ठीक है, चोट या बीमार का तुरंत उपचार प्रारंभ करें व जटिलता की रोकथाम करें। अब लघु विकार के मतलब होता है सर दर्द करना, पेट दर्द करना, हल्का फल्का चोट लगना, कान दर्द करना, ठीक है, पेट में ऐंठन होना, दस्त होना, ठीक है, आँख में संक्रमण होना, ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं जो आदमी को होते रहता है डेली लाइफ में। ठीक है, तो ऐसे में आप उसको जो है अगर कोई चोट लगा है या कोई बीमारी है और आपको पास लेकर आया है तो तुरंत उसका उपचार आपको प्रबंध करना चाहिए और उसको भयंकर जटिलता होने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहता है कि शुरुआती अवस्था में बीमारी छोटा रहता है, लघु रहता है, माइनर रहता है। अगर उस समय इसका मैनेजमेंट कर दिया जाए तो पेशेंट जो है माइनर में ही ठीक हो जाता है, जटिलता में नहीं जाता है। अगर उस छोटे चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हैं तो वही छोटे चीज़ अन्य बीमारी उत्पन्न कर देता है या वही बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो यही कहता है कि चोट और बीमारी का तुरंत उपचार प्रारंभ करें और जटिलता यानी और ज़्यादा जटिल होने से बचाएं। ठीक है, आगे क्या है, संक्रमण रोगी को अन्य रोगी से अलग रखें और संक्रमण फैलने की रोकथाम करें। अब माइनर डिजीज में हल्का फल्का संक्रमण भी आता है, जैसे आंखों का संक्रमण, ठीक है, कुछ और भी संक्रमण हो सकता है, तो इस जैसे खुजली, दाद खाज वाला, तो ऐसे संक्रमण के रोगियों को अन्य रोगियों से अलग रखें और संक्रमण को फैलने का रोकथाम करें। ठीक है, उपचार के दौरान मरीज के वाइटल साइन की नियमित चेक करें। अब जब उपचार आप करें तो जो माइनर रोगी है, माइनर डिसऑर्डर के जो रोगी है, उसको लगातार जो है जैविक चिन्ह को जांच करें, जैसे टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया। मरीज को जितना शीघ्र हो ठीक रिकवरी में मदद करें ताकि वह दैनिक कार्य कर सके। अब मान गए किसी को फीवर है तो फीवर भी जो है आपके माइनर जो है एलिमेंट में ही आता है, मतलब छोटे मोटे बीमारी में ही आता है। अब फीवर मान गए जब तक पेशेंट को रहता है तब तक वह सही से काम नहीं कर पाता है, ना पढ़ पाता है, मन सुस्त रहता है, भूख नहीं, खाना नहीं खा पाता है, मुंह तीता तीता लगता है, होता है ना, तो यह छोटे बीमारी में आता है। यह हमेशा व्यक्ति को कभी ना कभी किसी को होते रहता है, तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें, रिकवरी करें, तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति अपना फिर से दैनिक कार्य अच्छे से कर सकेगा। उपचार के दौरान फिजिशियन के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। अब ये जो माइनर एलिमेंट होता है इसमें आपको डॉक्टर के सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पालन करना है, जो डॉक्टर कहे वही करना है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सलाह दे व मरीजों की घर में देखभाल समझाएं। अब जो परिवार है उसके सदस्यों को पर्याप्त आप सजेशन दे, सलाह दे और मरीजों की घर में देखभाल को समझाएं, मतलब मरीज को घर में ही अच्छे से देखभाल करने को समझाना चाहिए मरीज के सदस्यों को, परिवारों को। ठीक है, परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। अब कुछ ऐसे माइनर रोग वाले अगर रोगी आपके पास आते हैं, आप नर्स हैं, तो आपको उसके धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक जो मान्यता है उसको जो है आपको सम्मान करना होगा, उसके धार्मिक स्वतंत्रता को, सामाजिक संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचाना होगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे देखिए, गंभीर स्थिति होने पर मरीज को तुरंत उच्च केंद्र रेफर करने की व्यवस्था करें। अब यह माइनर रोग अगर जटिल हो गया है, बड़ा हो गया है और यहाँ पे आपसे नहीं संभल रहा है तो आपको तुरंत जो है रेफर करना चाहिए हायर सेंटर, अपने से उच्च केंद्रों पर। ठीक है, तो ये जो है कुछ सिद्धांत है, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। PHC पर समुदाय के लोगों की माइनर एलिमेंट का उपचार व इमरजेंसी स्थितियों का प्रबंध किया जाता है। ये माइनर एलिमेंट निम्न हो सकते हैं। माय डियर,
जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होती है। मतलब है कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जो है क्या करती है, अपना सेवा देती है, लोगों को देखभाल करती है। तो जो पीएचसी पर जो भी समुदाय के लोग आते हैं माइनर एलिमेंट्स के उपचार के लिए, तो उनका उपचार व इमरजेंसी का स्थिति का प्रबंध जो है नर्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो माइनर एलिमेंट्स होते हैं यह निम्न होते हैं जो कि आपके सामने में है, जैसे कुत्ता काटा, डॉग बाइट, जलना, हल्का फल्का जलना, हाई फीवर होना, हीट स्ट्रोक होना, डायरिया होना, फेंटिंग होना, इंजरी एंड फॉल यानी चोट लगना, ठीक है, जख्म होना, ईयर पेन कान दर्द, माउथ अल्सर मुंह में छल्ला, बैक एक मतलब पीछे पीठ में दर्द, हेडेक होना, सर में दर्द, कॉफ मतलब खांसी और ठंड बुखार जुकाम होना, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दर्द, ठीक है, और ईटीसी और अन्य भी रोग जो है माइनर छोटे मोटे जो आपके कभी भी शुरू हो जाता है, आँखों में संक्रमण, ठीक है, पैर में दर्द, कहीं भी हल्के फल्के अगर शुरू हो जाता है कभी भी, तो वह माइनर डिजीज के अंदर आता है, माइनर जो है एलिमेंट्स के अंदर आता है। और यह सब के लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और सारे जो होंगे वह और भी होंगे इसमें माइनर में, छोटे छोटे और भी बीमारी होते हैं जिसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वही माइनर एलिमेंट होते हैं। और माइनर एलिमेंट, माइनर मतलब लघु विकार वाले मरीजों को ध्यान में रखते हुए आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया था जिसको मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बताया कि लघु विकार के प्रबंध कैसे करेंगे या इसके प्रबंध में कौन कौन से सिद्धांत है जो कि मैंने आपको बता दिया। आप समझिए कि आप किसी नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है आप, और आप प्राथमिक केंद्र पर काम कर रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ पर आपको बुखार के पेशेंट, घाव के पेशेंट, ठीक है, चोट के पेशेंट, सिर दर्द के, पेट दर्द के, जला हुआ, बाइट जो है कुत्ता कटा हुआ, ये पेशेंट सब आ सकता है। तो आप इन मरीजों को, चूँकि ये सब हल्के फल्के वाला सब है होता है, तो इन मरीजों को कैसे आप मैनेजमेंट करेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो आपको जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट लिख देना है, और वही मैनेजमेंट जो है प्रिंसिपल बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अंडर 5 क्लिनिक के बारे में बताना है, अंडर 5 क्लिनिक। अब देखिए अभी हम लोग अंडर 5 क्लिनिक के बारे में अच्छे से देखेंगे, समझते हैं। आपको नाम से ही स्पष्ट होगा अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक जो होता है वह 5 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल से संबंधित होता है। नाम से ही स्पष्ट है अंडर 5 क्लिनिक, मतलब 5 वर्ष तक या उससे कम उम्र के बच्चों के देखभाल से संबंधित यह क्लिनिक है, ठीक है। इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक और रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। नैदानिक मतलब होता है थेरेप्यूटिक, समझ गए, डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक और प्रिवेंटिव, ये 3 प्रकार के जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है। और इसी तीनों प्रकार में सभी चीज़ें आ जाता है, चाहे वो नैदानिक हो, उपचारात्मक हो या रक्षात्मक हो, ये तीनों प्रकार में ही सब चीज़ आ जाता है। और यही जो है आपके 5 वर्ष के क्लिनिक के बच्चों को जो है ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है 5 वर्ष तक के बच्चे निर्बल समूह के माने जाते हैं। अब जाहिर सी बातें हैं, 5 वर्ष तक के जो बच्चा होता है उसमें कोई मजबूती होता है, नहीं होता है, उसका सब चीज़ कोमल कोमल होता है, हड्डी भी कोमल होता है। तो वही कहता है कि जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं वह निर्मल समूह के माने जाते हैं, मीन्स कमज़ोर समूह के माने जाते हैं, बल का कमी होता है। इनमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों को मृत्यु तक भी हो जाते हैं। अब 5 वर्ष तक के बच्चे जो निर्बल समूह के होते हैं तो इनको जो है बीमारी होने की संभावना दूसरे के तुलना में अधिक होता है। किनको? 5 वर्ष तक के बच्चे को, जिनके कारण कभी कभी बीमारी होने से बच्चे को मृत्यु तक भी हो जाता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए, 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है। अब जो 5 वर्ष तक की जो आयु होता है वह बहुत ही तेज़ी से आयु जो है वृद्धि और विकास का होता है 5 वर्ष तक का, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा वृद्धि और विकास होता है। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा इस उम्र समूह के बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनमें इन जानलेवा बीमारियों की रोकथाम की जाती है। और जो भी जानलेवा बीमारी है जो बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है और उससे उसका मृत्यु होने का खतरा रहता है, तो इन बीमारियों को जो इन समूह में है जो जानलेवा हो सकता है, इसको बच्चे को इस अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा बेहतर उपचार करके, बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके इन जानलेवा बीमारियों से रोकथाम की जाती है, ठीक है।
तथा अंडर 5 क्लिनिक जो है बच्चों को उचित शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है। अब जो 5 वर्ष तक के जो क्लिनिक का जो होता है, यह 5 वर्ष तक के बच्चे को उचित शारीरिक और मानसिक दोनों विकास में सहायता करता है। ठीक है, अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोण चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, एक अंडर 5 क्लिनिक होता है ना, उसको त्रिकोण चिन्ह से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अंडर 5 क्लिनिकों द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। मेरे डियर, आपको ध्यान में रखना है कि अंडर 5 क्लिनिक होता क्या है। तो मैंने आपको जो बताया उसको कहानी में लिख देना है कि अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चे को देखभाल से संबंधित है। 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं निर्बल समूह के होते हैं, इसलिए इनको जो है निदानात्मक, उपचारात्मक और सुरक्षात्मक देखभाल जो है इस 5 वर्ष के अंडर 5 क्लिनिक के जरिए दिया जाता है। अब चूँकि जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि और विकास का समय होता है, इसलिए जो है उनको एक देखभाल आवश्यक होता है इस समय। और साथ में जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बीमारी होने की संभावना भी रहता है, इसलिए जो जानलेवा बीमारी होता है उससे बचाने के लिए अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया जाता है। साथ में अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा जो है बच्चे को शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायता किया जाता है। अंडर 5 क्लिनिक का जो साइन होता है वह त्रिकोण होता है, ट्रायंगल होता है। और अंडर 5 क्लिनिक में निम्न सेवाएं प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन सेवा है यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिया गया है, पहले इंग्लिश वाले देख लीजिए, तब चलिए अब हम लोग त्रिकोण को यहाँ पे देखते हैं। मेरे डियर, सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा। इस बार अंडर 5 क्लिनिक जो है एमपी में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया था 5 नंबर में। तो अंडर 5 क्लिनिक में होता क्या है देख लीजिए। सबसे पहले आप एक जो है ट्रायंगल बनाएंगे इस शेप में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर भी एक आपको जो है उल्टा इसके ट्रायंगल छोटा सा बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अब जो छोटा सा ट्रायंगल है ना, इसमें आपको परिवार नियोजन लिखना है। जो उल्टा छोटा सा ट्रायंगल है बड़े ट्रायंगल के अंदर, उसके में एक परिवार नियोजन लिखना है। यह एक सेवा होता है, ठीक है। चलिए, ये परिवार नियोजन हो गया पिछला। ऊपर का जो त्रिकोण होगा उसमें रुग्णता में देखभाल लिखना होगा। ऊपर का जो त्रिकोण होगा इसमें रुग्णता में देखभाल, ठीक है। उसके बाद जो राइट साइड का ट्रायंगल यह बनेगा, इसमें निरोधक देखभाल होता है, ठीक है। और यह जो होता है ये लेफ्ट वाला जो ट्रायंगल है, इसमें वृद्धि और विकास का निगरानी किया जाता है, ठीक है। और ये संपूर्ण जो ट्रायंगल होता है यह स्वास्थ्य शिक्षा को बताता है, ठीक है। तो यह 5 एक देखिए मैं बता देता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर, यह 5 देखभाल दिया जाता है, ठीक है। रुग्णता का देखभाल, निरोधक का देखभाल, वृद्धि निगरानी का देखभाल और बीच में परिवार नियोजन। और ये संपूर्ण त्रिभुज जो है किस चीज़ का है, स्वास्थ्य शिक्षा का है। ओके, चलिए ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें 5 प्रकार के कौन कौन से देखभाल है। तो मेरे डियर, रुग्णता में देखभाल, केयर इन इलनेस मतलब बीमारियों में देखभाल। रुग्णता में देखभाल का मतलब है बीमारी में देखभाल। निरोधक देखभाल मतलब प्रिवेंटिव, निरोधक मतलब बचाव, रोकथाम का देखभाल, प्रिवेंटिव केयर यहाँ पे है। वृद्धि मॉनिटर करना मतलब ग्रोथ मॉनिटर, वृद्धि का जो है निगरानी करना। परिवार नियोजन सेवाएं, फैमिली प्लानिंग सर्विस एंड हेल्थ सर्विस, हेल्थ एजुकेशन, या आपके 5वां पॉइंट है। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट आपको यहाँ भी सीरियल दे दिया गया है कि किसके बाद कौन सा है। तो रुग्णता का नंबर 1 है, ठीक है। निरोधक का नंबर 2 है, वृद्धि मॉनिटर का नंबर 3 है, और बीच वाला जो है वह 4थे नंबर पर है, और बाहर वाला जो है 5 नंबर पर है, जो कि आपके यहाँ पे। और यही 5 सेवाएं जो है अंडर 5 क्लिनिक में दिया जाता है, ठीक है। समझ गए? चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से ही है यह प्रश्न, कि अगर कुपोषण होने से 5 बीमारी के नाम, इनके रोकथाम लिखना है, मतलब 5 डिजीज लिखना है। बट मैं आपको बताऊंगा 5 नहीं, बहुत सारे बीमारी के बारे में बताएंगे जो पोषण के कमी से होता है। सीधा मैं बताता हूँ कि भोजन में, खाद्य पदार्थों में उपयुक्त जो है प्रोटीन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सब पोषक तत्व है। और इन पोषक तत्वों के उपयुक्त मात्रा में कमी और बढ़ोतरी होने से ही कुपोषण होता है। सीधा समझिए, कुपोषण ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व के कमी से ही होता है, पोषक तत्व के अधिकता से भी जो है व्यक्ति में कुपोषण होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पोषण आहार में पोषक तत्वों का असंतुलन होता है, मीन्स कम और अधिकता होता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है, और असंतुलन होने से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, ठीक है। और यही हमारा कुपोषण होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए
बाकी देख लीजिए, ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के शरीर में एक या उससे अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है कुपोषण कहलाता है। वही चीज़ है पोषक तत्व। पोषक तत्व के मतलब क्या? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो है खनिज, वसा, ये सब जो है पोषक तत्व है। अगर मान गए आपके शरीर में फैट का बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी लगेंगे, आप एकदम जो है आपका त्वचा झुर्रीदार लगने लगेगा। वहीं पर अगर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है शरीर में तो व्यक्ति मोटा मोटा सा एकदम लगने लगता है, थुलथुल लगने लगता है, तो वह भी सही नहीं होता है। और एकदम से फैट कम जाना भी सही नहीं होता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति हाँ एकदम हिस्ट पुष्ट लगे, ये भी लगे कि हाँ देह पर मांस भी है और ज़्यादा दुबला भी नहीं लगे। तो ये सब जो है पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। अब जैसे ही हमारे भोजन में, आहार में पोषक तत्व को चाहे एक हो या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाता है तो इसी को हम कुपोषण कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए, पोषक तत्व क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पे कुपोषण से होने वाला बहुत सारे बीमारी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, बहुत सारे बीमारी है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुपोषण यानी कुपोषण से होने वाले बीमारियों की सूची बनाएं। तो चलिए सूची को दिखाते हैं। बहुत सारी सूची है, आप लोग जानते भी है। जैसे क्वास्कियोर होता है, मरासमस सूखा रोग कहते हैं, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हड्डी का रोग रिकेट्स होता है, ऑस्टोमेलेशिया यह भी हड्डी का ही रोग है, टिटेनी होता है, समझ गए, देह हाथ में अंगड़ाई आने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, बेरी पेलेग्रा, घेगा रोग, बौनापन, मैक्सोडिमा, रक्तहीनता, स्कर्बी, ठीक है, और मैक्सोडिमा जो है त्वचा का रोग है। तो ये सब कुपोषण से जो है आपके होने वाला रोग है। ठीक है, 14 यहाँ पे मैंने बताया। अगर आप 10 भी एग्जाम में लिस्ट बना दीजिएगा कुपोषण से बीमारी का तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। याद रखिए ना, बहुत आसान है। स्कर्बी जानते हैं, रक्तहीनता यानी एनीमिया जानते हैं, मैक्सोडिमा त्वचा का रोग है, ठीक है, बौनापन ये भी जानते हैं, घेंघा रोग ये भी जानते हैं, ठीक है, पेलेग्रा ये भी जानते हैं, बेरी ये भी जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी जानते हैं, टिटेनी ये भी जानते हैं, ऑस्टोमेलेशिया यह भी जानते हैं, रिकेट्स ये भी जानते हैं, आंखों पर प्रभाव यह भी जानते हैं, सूखा रोग ये भी जानते हैं, क्वास्कियोर आप ये भी जानते हैं। तो सब तो आप जानते ही हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। खासकर 10 इंपॉर्टेंट इसमें से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कुपोषण से कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसको लिख दीजिएगा। कुपोषण से तो आपके शरीर में लगभग बहुत सारी बीमारी होता है। सूखन वही रिकेट्स है, ठीक है, हड्डी सूखने लगता है, त्वचा का रोग होता है, आंखों में रोग होता है, ठीक है, कमजोरी, वीकनेस, एनीमिया, बहुत सारे रोग होता है कुपोषण से होने से, यानी पोषण में दिक्कत आने से। ठीक है, अब माय डियर बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। आपसे जो है माल न्यूट्रिशन होने का कारण भी पूछ सकता है कि कुपोषण से होने वाले बीमारी के क्या कारण है, कारण बताइए। तो सबसे पहला देख लीजिए, अनेकों कारण में भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को समुचित अनुपात में न मिलना। अब हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो है हमारे भोजन में उचित अनुपात में नहीं है। जैसे मान गए कभी खनिज मिनरल ज़्यादा है, कभी विटामिन ज़्यादा है, कभी प्रोटीन ज़्यादा है, कभी कोई चीज़ कम है, तो ये सब संतुलित अनुपात में नहीं रहेगा तो इससे भी जो है कुपोषण होता है। भोजन का अनियमितता। अब भोजन हमको सुबह शाम समय समय पर खाना चाहिए, ठीक है, भोजन शरीर के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा भोजन। और अब भोजन में हमारा अनियमितता है, इरेगुलर है, अभी कर रहे हैं 2 दिन के बाद करेंगे, फिर सुबह करेंगे, फिर रात में नहीं करेंगे, तो इरेगुलर अनियमितता होना भी कारण होता है भोजन का। ठीक है, तीसरा कुपोषण के कारण है परिवार में जनसंख्या का वृद्धि होना, खाद्य पदार्थ, फल सब्जी, दूध दही घी आदि पदार्थों का अभाव। जाहिर सी बातें हैं, आपके परिवार में किसी के परिवार में 5 आदमी है, किसी के परिवार में 15 आदमी है, ठीक है, तो जाहिर सी बातें हैं 15 आदमी वालों के लिए ज़्यादा चीज़ें बनाना पड़ेगा, तो उसमें जो पोषक तत्व का ख्याल है वह कम जाएगा वहाँ पे, लेकिन 5 आदमी वाला समुचित पोषण प्राप्त करेगा। इसीलिए देखते होइएगा कि जिसका घर में 2-3 आदमी रहता है वह बहुत शरीर उसका हिस्ट पुष्ट देखने में लगता है, लेकिन वहीं पर बात किया जाए जिसके घर में 10 बच्चे हैं तो देखते होइएगा किसी का पेट निकला, किसी का सर निकला, मतलब कुपोषित हो जाता है। तो ये सब कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि। चौथा है पारिवारिक आर्थिक स्थिति का खराब होना। जाहिर सी बात है, परिवार में अगर आर्थिक स्थिति आपका सही नहीं है तो आपके घर में बच्चे या आप खुद कुपोषित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां है निर्धनता, बेकारी, अज्ञानता, अस्वच्छ वातावरण में रहना। कुपोषण के कारण ये भी होता है, वही निर्धनता, गरीबी होना, बेकारी मतलब बेरोजगारी होना, अज्ञानता मतलब कोई चीज़ का ज्ञान नहीं, यह सब जो है कुपोषण का कारण होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्यप्रद वातावरण का अभाव। अब आपके वातावरण ऐसा है कि आपके जो है स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, तो यह भी कारण होते हैं कुपोषण का। आवश्यकता से अधिक कार्य करना, निद्रा व आराम की कमी। अब मान गए आप बहुत ज़्यादा काम ही कर रहे हैं, आराम व नींद कम ले रहे हैं, तो इससे भी जो है आपको कुपोषण के शिकार आप होने लगिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। शराब, गुटखा, सिगरेट आदि नशीले वस्तुओं को सेवन करने की प्रवृत्ति होना। अब मान गए आप जो है शराब लेंगे, गुटखा लेंगे, सिगरेट लेंगे और ये सब लेते हैं, लेकिन आप घी मलिदा खाते हैं, तो जो गलत चीज़ें हैं वह सही चीज़ों को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और आपका शरीर जो है कुपोषित हो जाएगा। हमारा शरीर कुपोषित कब होता है? जब हमारे शरीर
शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। और ये पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? हम जो भोजन करते हैं उसी से मिलता है। अगर हमारा भोजन में अच्छा से पोषक तत्व होगा तो बॉडी को मिलेगा, अगर नहीं भोजन बढ़िया होगा तो उसमें पोषक तत्व नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं होगा तो बॉडी को ना मिलेगा, सीधी सी बातें हैं। तो ये सब भी कारण होते हैं, ठीक है। बहुत तो कारण होते हैं कुपोषण को आपको लिखना है। बाकी अब हम यहाँ पे रोकथाम और प्रबंध देखते हैं कि अगर किसी को कुपोषण होता है या कुपोषण के कोई भी बीमारी होता है तो उन बीमारियों के रोकथाम प्रबंध कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, आप ऐसे मत पढ़िए, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिवार को पर्याप्त पोषण का शिक्षा प्रदान करेंगे। अब आपको जीएनए में पोषण के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपके नॉलेज रहे तो आप जाकर जहाँ भी आप जॉब करेंगे आप अपने आसपास में लोगों को सुझाव देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि कैसा पोषण लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो है परिवार को पर्याप्त पोषण और शिक्षा प्रदान करना पहला जिम्मेदारी है। दूसरा, रोकथाम प्रबंध में गर्भवती स्त्री को पूर्ण पोषित व संतुलित आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। अब होता यह है कि खासकर गांव के एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है तो अपने ऊपर उतना ख्याल नहीं रखती है, ना ज़्यादा आराम करेगी, दिन भर काम करती है, ना ज़्यादा उसका खाना पीना सही रहेगा, नॉर्मल खाना खाएगी। जब उसको पता है कि हम प्रेग्नेंट है तो हमको जो नॉर्मल आवश्यकता है उससे आवश्यकता से बढ़ जाता है। इसीलिए देखते होइएगा अच्छे घर में जो है जब फीमेल प्रेग्नेंट होता है तो उसको अच्छे अच्छे चीज़ से संतरा, आयरन वाला सामान सब, उसको जो चीज़ मन होता है बहुत चीज़ खिलाया जाता है, ठीक है। ये सब क्यों? क्योंकि उसके शरीर का डिमांड बढ़ जाता है प्रेगनेंटी के टाइम में, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को पूर्ण पोषण और संतुलन आहार की सलाह देना चाहिए आपको, जिससे कुपोषण रोक सके वह स्त्री में भी और होने वाले बच्चा में भी, ठीक है। आगे है भोजन का चयन, मतलब भोजन का जो सिलेक्शन होना चाहिए, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब कैसा भोजन के सिलेक्शन करें, अगर हम बीमार हैं तो कैसा भोजन का सिलेक्शन करें, अगर एडल्ट है तो हमारे बॉडी के लिए कौन सा चीज़ नीड्स है, अगर हम बच्चे हैं, किशोरावस्था में है तो हमारा शरीर इस समय विकास करने का टाइम है तो कैसा भोजन को सिलेक्शन करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिशु को पर्याप्त रूप से स्तनपान कराने की सलाह माँ को देना चाहिए। अब जो बच्चा स्तनपान सही से पूरे टाइम नहीं कर पाता है वह बच्चा कुपोषित हो जाता है, तरह तरह की बीमारी घेरने लगता है। तो वैसे जो है हम क्या करेंगे, माता को शिक्षा देंगे कि आप अपने बच्चे को पहले पूर्ण जितना समय है को जो है स्तनपान जरूर कराएं, कंप्लीट कम से कम 6 महीने तो जरूर ही करवाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें को जो है ध्यान रखना। आगे है पांचवा, भोजन पकाने की उचित विधियों व भोजन संरक्षण के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करना। अब भोजन को कैसे सुरक्षित रखना है, भोजन को कैसे पकाना है ताकि भोजन से ज़्यादा पोषक तत्व न नष्ट हो, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ठीक है, जिससे कुपोषण को रोका जा सकता है, ठीक है। आगे है गरीबी व निर्धन व गरीब। पॉइंट है कि गरीबी व निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा सहायता व खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। अब आप लोग को पता हो नहीं है तो मैं बता दूं, सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाई जाती है कि जो गरीब है, जो असहाय है, उसको जो है भोजन उपलब्ध कराया जा सके, उसको जो है भोजन के लिए खाद्य सामग्री दिया जाए। तभी देखते होइएगा कि पर सदस्य 2 kg या 3 kg जो है दिया जाता है। तो या कितना दिया जाता है आप लोग देखते होइएगा, जो गाँव में मिलता है सबको, ये चीज़ें हैं। तो जो गरीबी व निर्धन जीवन यापन उससे नीचे का है तो सरकार द्वारा उससे सहायता किया जाता है। स्कूली बच्चे के लिए मिड डे मील द्वारा उचित पोषण प्रदान किया जाता है। अब सरकार इतना व्यवस्था कर दी कि बच्चा अगर 10 बजे पढ़ने जा रहा है तो उससे जो है गांव के बच्चा है और दोपहर में लंच नहीं ले जा रहा है तो सुबह का खाया हुआ सीधा अगर शाम में लौटेगा तो उसको दिन में बहुत दिक्कत हो जाएगा, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सरकार मिड डे मील चालू करवाई ताकि बच्चे को बीच में कुछ नाश्ता टाइप में भोजन मिल जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उससे पोषण मिल जाएगा बच्चे को। 8वां है पोषण की गलत आदतों को दूर कर अच्छा पोषण अपनाने के लिए व्यक्ति व परिवारों को प्रेरित करना चाहिए। आप कुछ गलत जो है सेवन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जैसे तंबाकू, खैनी, बीड़ी ये सब सेवन कर रहा है या वाइन वगैरह ले रहा है तो इन सबको जो है मना करके अच्छे पोषण लेने के लिए सलाह देना, जिससे भी कुपोषण को रोका जा सकता है। आगे है 9वां है माय डियर, सभी को संतुलित आहार का महत्व समझाना। सभी व्यक्ति को ये चीज़ें समझाना कि अगर आप संतुलित बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। 10वां है कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से उपयोग करना। अब 10वां पॉइंट यही कहता है कि कुपोषण को दूर करना है तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो यूनिसेफ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा तमाम ऐसे जो है योजना चलाए जाते हैं। इन योजनाओं कार्यक्रमों को विधिवत रूप से उपयोग करना सबको बताना चाहिए कि सबके जो है योजनाओं को कार्यक्रमों को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विश्व बैंक भी, यूनिसेफ भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पूरे विश्व लेवल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चे के लिए, मातृत्व के लिए, परिवार नियोजन के लिए सब जो है काम करता है, ठीक है ना।
आगे है 11 बेरोजगारी दर को कम करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को ट्रेनिंग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए कि अपना जीविका जो है प्राप्त कर सके, ठीक है ना। मतलब बेरोजगारी दर कम करना चाहिए जिससे व्यक्ति अपना अच्छे से मेंटेन कर सके, ठीक है। लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लोगों में जागरूकता दिलाना चाहिए कि कैसे पोषण लेना चाहिए, किस टाइम पोषण का क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से अवेयरनेस जो है लोगों में लाना चाहिए। 13 है एनीमिया के रोकथाम हेतु लौह युक्त पोषण लेने की सलाह दी जाती है। अब ये जो एनीमिया होता है यह मेल फीमेल बच्चा सब में हो सकता है, तो इसलिए एनीमिया के रोकथाम के लिए, और चूंकि एनीमिया एक जो है पोषण पर बहुत डिपेंडेंट होता है, पोषण के लिए आयरन युक्त जो है लौह युक्त पोषण लेने के ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देंगे, ठीक है। 14 नंबर है उचित आहार वाला पोषण व्यवस्था करनी चाहिए। अब ऐसा व्यवस्था पोषण का करना चाहिए जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद हो, न्यूनतम पोषक तत्व मौजूद हो, जो व्यक्ति को न्यूनतम चाहिए उतना मिल जाए, ऐसा पोषण का व्यवस्था जो है करवानी चाहिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।